बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, नया दिन मुबारक, जुम्मा मुबारक। जब जुम्मा मुबारक हम कहते हैं तो चेहरे पे एक अलग सी खुशी होती है, क्योंकि जब जुम्मा आता है ना तो वीकेंड शुरू हो जाता है, और जब वीकेंड शुरू होता है तो जाहिर सी बात है छुट्टी होती है, ये कभी छुट्टियाँ होती हैं तो एक बड़ा लंबा सा प्लान बन जाता है कि जनाब अब क्या करना है। बड़ी उम्मीदें हमारी वाबस्ता हो जाती हैं एक दो दिनों से। जब हम उम्मीदों की बात करते हैं तो जनाब आज 2 सुबह को बड़ी उम्मीदें हैं कि अब शायद तब्दीली आ जाएगी। 2 सुबह के अवाम की उम्मीदों की हम बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम पुरुम्मीद है कि शायद आज उन्हें रिलीफ दिया जाएगा। वैसे मुझे लगता है मिल जाएगा रिलीफ, क्योंकि हमने देखा पंजाब का बजट जब आया, हमने देखा कि जब सिंध का बजट पेश किया गया, इवन जब विफाक में भी बजट पेश किया गया था तो बड़ा रिलीफ मिला था। तो आज उन्हें उम्मीद है कि उन्हें रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के नए माली साल के बजट आज पेश किए जाएंगे। KP बजट का तखमीना जो है वो 1000 अरब रुपए है, और सूबे के तरक्की के लिए 370 अरब और कम से कम तनख्वाह 21,000 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़ सामने आई है। ग्रेड 18 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा होगा। बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना 5 खरब से ज़्यादा का बजट आज पेश करेंगे। एक जब बजट पेश होता है तो एक तरफ वो कहते हैं ना कि रुसी हुई पार्टियां भी हमें नज़र आती है। अब ज़रा उसका जिक्र कर लेते हैं। अपोजिशन जमातों ने बजट की गैर मुनसिफाना तकसीम का इल्ज़ाम लगा दिया है। आज शाहराहें बंद करने और असम्बली के घेराव का ऐलान किया गया है। वैसे जब सिंध में हमने देखा था कि बजट पेश किया गया, या पंजाब में या विफाक में, तो विफाक की सूरत हाल तो 2-3 दिन तक बस हम आपके सामने जब बताते थे तो ख़ुद भी हमें शर्मिंदगी होती थी, लेकिन थोड़ा सा अमन आ गया है। अब वहाँ पर न गाली दी गई, न सीटी बजी, न चीखो पुकार, न किताबों और बोतलों से हुआ वार। 3 दिन धींगा मुश्ती मार धाड़ हुल्लड़बाजी के बाद हुकूमत और अपोजिशन में सीज़ फायर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हो गया है। इजलास में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा अमन देखा गया और इजलास खुशगवार माहौल में चलता रहा। 7 अरकान के असम्बली में दाखिले पर पाबंदी ख़त्म हो गई है। फवाद चौधरी और परवेज़ खटक ने बताया है कि अमन का क़याम मुआहदे का नतीजा है। अगर ये मुआहदा पहले ही दिन की हुल्लड़बाजी के बाद कर लिया जाता तो शायद 2 दिन तक या 3 दिन तक हम इस मामले पर बहस ना करते। परवेज़ खटक की वीडियो पर सहाफ़ियों ने सवाल दागा तो वज़ीर दिफ़ा ने वजाहत कर दी। बोले उन्होंने जारिहत नहीं दिफा किया था। ज़रा आपको दिखा देते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। मैं वहाँ लॉबी से निकला, एक सैनिटाइज़र का बोतल मेरी टांगों में आके लगा नीचे, आपने देखा होगा, मैंने उठाया और खाली मैंने ऊपर फेंक दिया। तो ऐसे तो कोई नहीं, अगर आप मुझे मारेंगे तो ज़ोर से और मैं आहिस्ता से मार लूँ तो माफ़ कर दो यार। तो जनाब हमने देखा कि जब 3 दिन तक धींगा मुश्ती होती रही, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल होता रहा और किताबें उछाली जाती रहीं, नाजेबा गुफ्तगू का इस्तेमाल होता रहा, तो फिर ये अपोजिशन ने डिसाइड किया कि जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उनके खिलाफ हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। लेकिन तहरीक अदम एतमाद की बातें करने वाली अपोजिशन डेप्यूटी स्पीकर यानी कासिम सूरी के खिलाफ भी नंबर्स पूरे नहीं कर सकी। 3 दिन नाराज़ हुकूमती अरकान के चंद वोट हासिल करने की कोशिश के बाद खामोशी इख्तियार करने का फैसला हो गया। जब आपको कामयाबी नहीं मिलती तो फिर बेहतरीन हल ये होता है कि चुप रहा जाए। परवेज़ अशरफ ने भी समा की खबर की तस्दीक कर दी है, जरा आपको वो भी सुनवाते हैं। ये हुआ था कि डिप्टी स्पीकर साहब का उस दिन का जो कंडक्ट जिस दिन उन्होंने लेजिस्लेशन की हेस्ट में की, अनहोली हेस्ट से, उस लेजिस्लेशन पर भी हम तहफ़्फ़ुज़ात और हमने एहतजाजन जो था उनके खिलाफ फिर नो कॉन्फिडेंस मूव की थी। और फिर उस सिलसिले में उन्होंने एक कमेटी बनाने का कहा है कि स्पीकर साहब बनाएंगे जो सारी लेजिस्लेशन को रिव्यू करेंगे और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। अब वापस हो जाएगी तारीख फिर ज़ाहिर है? जी, फिर तो वापस ले लेंगे। ठीक। तो जब तहरीकें कामयाब नहीं होती तो इसके पीछे एक बड़ी वजह ये होती है कि सब एक पेज पर नहीं थे। वैसे मौसम की भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। कराची में कहीं बरसा कहीं नहीं बरसा। कराची समेत सिंध भर में प्री मानसून सिस्टम दाखिल हो गया है। शहर कायद में आज बारिश का इम्कान है, जबकि बादल बरसे और सहरा में बहार आ गई। पानी को तरसते थरपाकर की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ का मौसम खुशगवार हो गया है। बदीन और खैरपुर में भी बादल जमकर बरसे, जिससे मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। जनाब हर जगह बादल बरस रहे हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं ना कराची की, तो कराची वालों को हर चीज़ में इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ पे भी इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि कराची के बेशतर इलाकों में हमने देखा कि कल बारिश हुई और बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कल रात से ही हब्स के बायस मौसम गर्म रहा है। लेकिन जब हम कल बात कर रहे थे तो यही कहा जा रहा था कि आज जो है वो बारिश होने का इम्कान है। अल्लाह करे थोड़ी हल्की फुल्की बारिश हो ही जाए पूरे कराची में।
चंद इलाकों में नहीं, ये सेलेक्टिव वाला काम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो अब जरा आपको जल्दी से खेल के मैदान से खबर दे देते हैं। PSL मैच में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 7 रन से शिकस्त दे दिया है। कराची ने जीत के लिए 177 रन का हदफ दिया था। ताको में लाहौर की टीम 169 रन बना सकी। बाबर आजम ने 54 और मार्टिन गैप्टिल ने 43 रन बनाए। और पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 15 रन से हरा दिया है। आज एक मैच खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स का मुल्तान सुल्तान से जोड़ पड़ेगा। वैसे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कराची किंग्स जीत जाएगा, मुझे ये लग रहा था कि शायद लाहौर कलंदर्स बाजी ले जाएगा, लेकिन खैर जिसके नसीब में जीत लिखी होती है मिलती उसी को ही है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम करते हैं और अब आपको बताएंगे जनाफ ऑयल की दरामद बंद और कादिरपुर गैस फील्ड की सालाना मुरम्मत के बायस कराची समेत मुल्क भर में बिजली के बड़े बहरान का खदशा पैदा हो गया है। कादिरपुर गैस फील्ड से पावर प्लांट्स को गैस की सप्लाई एक हफ्ते के लिए बंद कर दी गई है। पेट्रोलियम डिवीजन के हुकाम के मुताबिक कादिरपुर गैस फील्ड की मुरम्मत ज़रूरी है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब, ये जो खदशा पैदा हो गया है, बताइएगा इससे मुतालिक क्या डिटेल्स है, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि पूरे मुल्क में बिजली के बहरान का खदशा है तो अवाम के दिल बंद होना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ महक, जाहिर है आवाम परेशान तो होंगे जब बिजली की मुअत्तली के हवाले से खबरें आएंगी, और खबरें भी इसी वजह, जैसा कि आपने बताया, कल से कादिरपुर गैस फील्ड जहां से पावर प्लांट्स को 200 MMCFD गैस सप्लाई की जा रही थी, वो गैस फील्ड मेंटेनेंस की वजह से बंद कर दिया गया है और 200 MMCFD गैस की जो फराहमी है कादिरपुर फील्ड से वो मुअत्तल हो गई है पावर प्लांट्स को। इसकी वजह से खदशा पैदा हुआ है कि कराची समेत पूरा मुल्क आइंदा दिनों में बिजली के शदीद बहरान का सामना कर सकता है। मजमूई तौर पर गर्मियों में 760 MMCFD गैस दरकार होती है पावर प्लांट्स को बिजली की पैदावार के लिए, तो लगभग 25 से 30% जो है वो इस वक्त गैस की कमी का सामना है पावर प्लांट्स को। और फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट पर चूंकि 2019 से ही पॉलिसी के तहत पाबंदी आयद की गई है हुकूमत की जानिब से, तो इंपोर्ट हो रही नहीं फर्नेस ऑयल की। हमारी पावर डिवीजन हुकाम से बात हुई है, पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम से बात हुई है, उनका कहना है कि जरूरत पड़ने पर फर्नेस ऑयल इंपोर्ट किया जा सकता है और वक्तन फवक्तन पाबंदी के बावजूद इंपोर्ट होती रही है। आखिरी बार अप्रैल में एक कार्गो आया था फर्नेस ऑयल का 65,000 मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल लेकर, लेकिन उसके बाद से कोई फर्नेस ऑयल इंपोर्ट नहीं किया गया। और कराची इलेक्ट्रिक की बात करें तो उसको भी 3,000 मैट्रिक टन से फर्नेस ऑयल 1,500 मैट्रिक टन सप्लाई किया जा रहा है, वो भी मकामी पैदावार जो कि फर्नेस ऑयल की हो रही है पाकिस्तान में ही, उसमें से भी 50% कमी के इलेक्ट्रिक के लिए कर दी गई है। तो कराची वालों को भी बिजली के बड़े बहरान का सामना करना पड़ सकता है आइंदा दिनों में, और पूरे मुल्क की बिजली तकसीमकार कंपनियों को जाहिर है बिजली की सप्लाई में कमी का सामना करना पड़ेगा। अब ऑल्टरनेट क्या है हुकूमत के पास, चूंकि बिल्कुल मैं ये पूछने वाली थी आपसे, क्योंकि ये बड़ा मसला हो सकता है ना। जी हाँ महक, मैं बताता चलूं कि अल्टरनेट अब सिर्फ हाई स्पीड डीजल बचता है, और हाई स्पीड डीजल मेरिट ऑर्डर के मुताबिक आखिरी ऑप्शन होता है, क्योंकि नेशनल पावर पॉलिसी के तहत मेरिट ऑर्डर को फॉलो करना होता है बिजली की पैदावार के लिए। सबसे पहले सस्ते तरीन ज़राए जैसे कि पानी है, हवा है, सूरज है, उनको इस्तेमाल किया जाता है बिजली की पैदावार के लिए। फिर ज़रूरत पड़ने पर थर्मल पावर प्लांट्स यानी कि गैस वाले पावर प्लांट्स को इस्तेमाल किया जाता है। फिर LNG की बारी आती है, उसके बाद फर्नेस ऑयल, और आखिर में हाई स्पीड डीजल जो कि महंगा तरीन बिजली पैदा करता है, तो उसको इस्तेमाल किया जाता है। अब डीजल से ही बिजली पैदा करना एक आखिरी ऑप्शन है हुकूमत के पास, लेकिन हुकाम क्या कहना है कि कोशिश यही होगी कि डीजल से भी इतनी ज्यादा बिजली ना पैदा की जाए, क्योंकि इन द एंड तो सारिफ को ही जाहिर है उसका बोझ भुगतना पड़ेगा। अगर लोड शेडिंग होती है तो तब भी सारिफीन मुतासिर होंगे, और अगर लोड शेडिंग से बचाया जाता है आवाम को तो फिर जाहिर है महंगी तरीन बिजली पैदा करना पड़ेगी हुकूमत को, और आवाम ही इससे मुतासिर होंगे। अच्छा वहाँ मुझे बताएं कि ये जो बहरान का खदशा है, ये बहरान कितने टाइम तक का हो सकता है, यानी हम इसको क्या कहें कि ये कितने दिनों पर होगा या कितना वक्त लगेगा इस चीज़ को हल होने में? जी महक, जो हमारी कादिरपुर गैस फील्ड हुकाम से और OGDCL चूंकि इसको ऑपरेट करती है, तो उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि वैसे तो मेंटेनेंस में तकरीबन 3 हफ्ते दरकार होते हैं, लेकिन मुल्की हालात को और बिजली की तलब को मद्देनजर रखते हुए उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता 8-9 दिन में इसकी मेंटेनेंस को मुकम्मल कर लिया जाए और यहाँ से गैस की जो पैदावार है उसको बहाल कर लिया जाए। तो तकरीबन 1 हफ्ता 8 दिन लगेंगे इसकी बहाली में, और इस दौरान अगर कोई और अल्टरनेट फर्नेस ऑयल भी हंगामी बुनियादों पर नहीं इंपोर्ट किया जाता या फिर हाई स्पीड डीजल से बिजली पैदा नहीं की जाती, तो जाहिर है आवाम को फिर लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। और अगर लोड के साथ साथ वही जो कि बोझ पड़ जाता है ना, इजाफी बोझ, जब बिल आते तो वो जो झटके लगते हैं वो फिर आवाम को दोबारा से झटके लगेंगे।
शायद इस दफ़ा थोड़े जोर के लग जाएं। बेहद शुक्रिया वहाब, आप हमसे बात बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं। एक अहम मामला जिसका हमने प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र किया था, हुकूमत और अपोजिशन के बेंचेस से बड़ी आवाज़ें आ रही थी गुज़श्ता 3 रोज़ से, लेकिन शुक्र है कि सीज़ फायर जो है वो हो गया है और ये इसी का ही नतीजा है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब तकरीबन 2.5 घंटे तक तकरीर करते रहे। और मैंने तो ये सुना कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि 2.5 घंटे जो मैंने तकरीर की है इसमें शायद एक पुल भी बन सकता है। मगर पिछले 3 दिन जो कुछ हुआ उसे स्पीकर असद कैसर ने इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। कहा मुंतखब नुमाइंदे सबके लिए रोल मॉडल होते हैं, अगली नस्लों के लिए गलत पैगाम खुदारा ना छोड़ें। हंगामा राय में मुलविस 7 अरकान के ऐवान में दाखिले पर अब पाबंदी भी ख़त्म कर दी है। पहले शहजाद अली की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे। कौमी असम्बली के बजट इजलास में हंगामा आराई और नाजेबा जबान का इस्तेमाल। स्पीकर असद कैसर ने वाक़े को शर्मनाक करार दे दिया। सहाफियों के साथ गुफ्तगू में कहा, ईवान का तकद्दुस बरकरार रखने के लिए सिर्फ इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जो मुलविस पाए गए, किसी से जाती अनाज या दुश्मनी नहीं। मेरी कोशिश है कानून के मुताबिक इस इजलास को चलाया जाए। गवर्नमेंट अपोजिशन दोनों को इंगेज कर रहा हूँ और ख्वाहिश है कि ये हाउस जो है ना ऐसा तरीके से चले। स्पीकर ने हुकूमत और अपोजिशन अराकीन को एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मशवरा भी दे दिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों साइड पे कि वो हाउस की डेकोरम का ख्याल रखें। बजट पे डिबेट जो है ना बहुत मकसद रखती है। डिबेट हो और किसी का इस पे इख्तलाफ हो तो बिल्कुल ठीक है, कोई उसके हक में बोले तो भी ठीक है। स्पीकर ने हंगामा राई में मुलविस 7 अरकान की असम्बली में दाखिले पर पाबंदी भी खत्म कर दी। असद कैसर ने गुज़श्ता रोज हुकूमती अरकान अली नवाज अवान, अब्दुल मजीद खान, फहीम खान पर असम्बली में दाखिले पर पाबंदी लगाई थी। अपोजिशन अरकान रोहेल असगर, अली गौहर, चौधरी हामिद और आगा रफीउल्लाह पर भी पाबंदी लगाई गई थी। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पीपल्स पार्टी सहर कामरान साहिबा ने। सहर साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि हम देख रहे थे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दिलाने की बड़ी बातें हो रही थी जो कि नहीं लाई जा सकी। क्या PDM की तरह हम ये समझें कि इस तहरीक के मामले पर भी पीपल्स पार्टी और नून लीग, जिनकी कभी दोस्ती हो जाती है, कभी कभी राहें जुदा भी हो जाती हैं, ये दोनों पार्टियों के मामला तय नहीं हो पाए? बहुत शुक्रिया महक। देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है और जमहूरी अमल को जमहूरी दायरे में रह के आगे लेके चलती है। यकीनन PMLN और पीपल्स पार्टी दो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं और हमारे जिन इश्यूज पे इत्तेफाक होते हैं उन इश्यूज के ऊपर हम एक साथ देते हैं एक दूसरे का। लेकिन यहाँ जो मैं जिस सेशन की आप बात कर रही हैं, ये बजट सेशन जो है ये हुकूमत का सेशन होता है। इसको कैसे लेके चलना है ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। कि इंतहाई अफसोसनाक अमल था जिस तरीके से हुकूमती वुज़रा ने सिर्फ इसलिए हुल्लड़बाजी की कि जो असल इश्यूज है, जो असल लैप्सेस हैं बजट के अंदर, जो असल अवाम दुश्मनी है, उससे ध्यान हटाया जाए। और मैं समझती हूँ कि ये इंतहाई जो है अफसोसनाक अमल है। मैं कोई ऐसा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रही जिसको कह के मुझे बाद में रिग्रेट करना पड़े, मगर मेरे पास अल्फाज बहुत कम है ये कहने के लिए कि जिस तरह का रवैया हुकूमती वुज़रा ने अपनाया, वो हुकूमती वुज़रा जो आप सबको, पाकिस्तान के अवाम को, तमाम TV चैनल्स को, तमाम मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बेंचों पे खड़े हुए नजर आए, वो स्पीकर को नजर नहीं आए। तो स्पीकर की जानिबदारी, स्पीकर की जो है जो एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज है और ये कि वो वुज़रा किसके स्पोक्स पर्सन है। मुराद सईद के बारे में क्या हम नहीं जानते कि उसका पहले क्या रवैया है? और अगर स्पीकर को वो नजर नहीं आया तो मैं समझती हूँ उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऑप्शंस बाकी हैं, बिल्कुल ऑप्शंस बाकी हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के, और यकीनन इन पे अमल होगा। लेकिन क्योंकि हम एक सियासी जमहूरी पार्टीज है, हम ये नहीं चाहते हुकूमत की जो साजिश थी उसके बजट सेशन को लेके और पार्लियामेंटेरियंस को डिस्क्रेडिट करके और डेमोक्रेसी को डिस्क्रेडिट करके वीक किया जाए। हम ये चाहते हैं कि आपने बजट के अंदर जिस तरह का गोलमाल किया है, जिस तरह से आप अवाम का माशी कत्ल कर रहे हैं, जिस तरह के से आप IMF के हाथों जो है वो पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान के असास को गिरवी रख रहे हैं, उसके ऊपर जरूर बात की जाए। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान को बचाया जाए। इसलिए जो है वो कल अगर बातचीत की है, कल अगर तकरीर मुकम्मल की है लीडर ऑफ अपोजिशन ने, हम ये चाहेंगे कि आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तकरीर भी मुकम्मल हो, क्योंकि जब अपोजिशन लीडर्स तकरीर करते हैं तो वो निशानदही करते हैं उन तमाम लूप होल्स की, उन तमाम जो है जहाँ पे हमें
चेंजेस की जरूरत है, अमेंडमेंट की जरूरत है, रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, अवाम के मसाइल की निशानदही करते हैं, और तो वो बहुत जरूरी है कि आपके अंदर इतनी सख्त हो कि आप उसको सुने। सर साहिबा आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन एक और चीज़ है, जब अवामी मसलों की बात करती है तो ज़रा एक रियासत का भी तो मसला है। ये जो 3 दिन तक होता रहा इस ऐवान में, जिसका तकद्दुस हम सबके लिए बड़ा ज़रूरी है, जो कि एक ऐसा ऐवान है जहाँ पर वो लोग हैं जिनको अवाम ने मुंतखब किया है, तो इन मुंतखब लोगों पर अवाम को भी अफसोस होगा। आप हुकूमती बेंचेस की बात करिए, अपोजिशन की जानिब से भी हमने इसी तरह की हंगामा आराई देखी थी, वो सैनिटाइजर्स की बोतलें वहाँ से भी फेंकी गई, किताबें जहाँ मर्जी से उछाली गई, लेकिन एटलीस्ट किसी एक को दिल में ये सोचना चाहिए था कि इंटरनेशनल मीडिया पे जब हेडलाइंस बनेंगी और इतने बड़े ऐवान की जब बातें होंगी तो यकीनन पाकिस्तान का जो इमेज है वो किसी ना किसी हद तक तो गलत तरीके से जाएगा ना। देखिए, इट वाज अ ब्लैक डे फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान। स्पेशली मैं बात करूंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इसलिए कि हमने जमहूरियत के लिए बेइंतहा कुर्बानियां दी हैं। ठीक है, हमने अपने लीडर्स की कुर्बानियां दी हैं, अपने कारकुनों की कुर्बानियां दी हैं। इस जो पार्लियामेंट को इस्तेकाम देने के लिए, इसकी तौकीर के लिए, इसकी इज्जत के लिए, आइन को बहाल करने के लिए पीपल्स पार्टी के बहुत स्ट्रॉन्ग न सिर्फ इनिशिएटिव्स हैं, सेक्रीफाइसेस हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको पहले कहा ना कि ये हुकूमत का बुलाया हुआ इजलास होता है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि इसका डिकोरम बरकरार रखे। और ये जिस लीडर ऑफ अपोजिशन तकरीर कर रहे थे, तो ये जो कुछ भी शुरू हुआ वुज़रा की तरफ से, आप क्या समझती हैं कि दिस वाज जस्ट एक ये वाकया हो गया? इट वाज अ वेरी वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी, ये सोचा गया था। अच्छा। और जिस तरीके से एक वायलेंट किस्म का बिहेवियर नजर आ रहा है हमें हुकूमत की तरफ से, मीडिया में भी, टॉक शोज में भी, सरेआम भी, उनकी जो तकरीर में भी और पार्लियामेंट में भी, ये इंतहाई अफसोसनाक है। हमने तो इनकी साजिश को आइडेंटिफाई किया है, जो हम एक पेशेंस दिखा रहे हैं, रिस्ट्रेंट दिखा रहे हैं, टॉलरेंस दिखा रहे हैं, उसकी वजह ये कि हम इनकी साजिश को समझ रहे हैं। हम जानते हैं कि इनका जमहूरी रवैया नहीं है और ये हर इकदाम करेंगे कि जिससे जो है वो जमहूरियत को नुकसान पहुंचे। आपने और सबने देखा, कभी ऐसा हुआ है कि बजट पेश हो रहा हो और वुज़रा जो है वो बेंचों पे खड़े हो और वो जो है वो ये सब कुछ फेंक रहे हो? सर साहिबा यही इसी बात पे तो हैरानगी है कि हमने पाकिस्तान की तारीख में शायद ऐवान का ऐसा माहौल कभी देखा ही नहीं कि अब जो है सारी मेन पार्टियां, नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी होगी या पीटीआई होगी, बड़ी पार्टियां हैं पाकिस्तान की, और वहां पर जो हुआ है वो यकीनन काबिल अफसोस है। मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि स्पीकर जानिबदार हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं, पीपल्स पार्टी ज़रा किन किन ऑप्शन पे नज़र डाल रही है कि स्पीकर के खिलाफ पहले तो तहरीक अदम एतमाद की बात करी थी, मजीद किन ऑप्शन की आप बात कर रही हैं? कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल, नो कॉन्फिडेंस इज ऑन द टेबल। इसके ऊपर जो है डेफिनेटली आपको पता है कि कोई भी जो मूवमेंट होती है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके लिए आपको तमाम अवामिल को सामने रखना है। अपनी स्ट्रेंथ को भी हम एनालाइज करेंगे, अपने नंबर्स को भी एनालाइज करेंगे और नो कॉन्फिडेंस मूव करेंगे। एंड दिस इज एम्बैरेसमेंट फॉर द हाउस, दिस इज एम्बैरेसमेंट फॉर द पार्लियामेंट, दिस इज एम्बैरेसमेंट फॉर द चेयर ऑफ द स्पीकर, दैट स्पीकर was not able to fulfill his responsibilities। वो ऐसे वक्त में जबकि इस तरीके का ऐवान चल रहा था, मुझे समझ में नहीं आया कि स्पीकर साहब की ऊंची कुर्सी, उनको नजर नहीं आता कि बेंच पे कौन चढ़े हुए हैं, उनको मुराद सही साहब नजर नहीं आते, उनको हुकूमती वुज़रा नजर नहीं आते, उनको ये मतलब मैं तो सोच नहीं सकती कि ऐसे मौके के ऊपर स्पीकर खामोश तमाशाई बने हुए क्यों बैठे थे, क्यों जो आप सबको नजर आ रहा था, जो हमें नजर आ रहा था, और क्यों ये इतनी प्री प्लान्ड स्ट्रेटजी थी, क्या वजह थी इसका मकसद क्या था? देखिए, ये जरूरी नहीं होता कि आप हर दफा अपनी नाकामियों को, अपनी नाअहली को, अपनी जो है वो बुरी कारकर्दगी को, अपने इंतकामी रवैये को छुपाने के लिए एक के बाद एक ऐसा जो है वाकया क्रिएट करे, माहौल क्रिएट करे, ताकि जो है वो आप सबकी नजरें डिस्ट्रैक्ट हो जाए। आज हम पाकिस्तान के अवाम के मसाइल पे बात करने के बजाय, आज हम इनके IMF के गठजोड़ के ऊपर बात करने के बजाय, हम सब इस ऐवान की बेतौकीदी पे बात कर रहे हैं, जो कि काबिल अफसोस है ना, जो कि काबिल अफसोस है, क्योंकि अवाम के लिए आप लोग यहाँ पर बैठे हैं तो जाहिर सी बात है अवाम की बात होनी चाहिए, लेकिन अवाम भी बैठ के फिर इस ऐवान की बात करिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मुझे एक और चीज़ बताएं कि हम देख रहे हैं कि सियासी माहौल में कुछ तब्दीली आ रही है और एक तासुर ये पाया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो झुकाव है वो मरियम नवाज के मुकाबले में ज़्यादा शहबाज शरीफ की तरफ है। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, बात यह है कि हमारा जो है वो झुकाव की बात नहीं है, ये PMLN को डिसाइड करना है कि PMLN की क़यादत कौन करेगा।
ठीक है। जो बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, जो चेयरमैन है वो क़यादत जो लीड कर रहा होगा दूसरी पार्टी को, उसी से बात करेंगे। ये हमने चूज नहीं करना। अच्छा। ये हमारा काम नहीं है कि हम पीएमएलएन की लीडरशिप को चूज करें। ये पीएमएलएन का काम है कि अपनी लीडरशिप को, अपनी जो हिरार्की है, किसने बात करनी है, किसने रिप्रेजेंट करना है, ये उनको चूज करें। वी आर नॉट गोइंग टू डिक्टेट दैम। हाँ, हमारी अपनी पार्टी है, हम अपनी पार्टी को हमारे चेयरमैन चेयर करते हैं और वो अपनी पार्टी के बिहाफ के ऊपर जो है वो बातचीत करते हैं। जिसको पीएमएलएन लीड कर रहे होंगे उनसे बात कर लेंगे। जो भी जो है पीएमएलएन के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, पीएमएलएन के प्रेसिडेंट क्योंकि शहबाज शरीफ है और वो क़यादत कर रहे हैं, पहले वो जो है जेर हिरासत थे, तो मैं नहीं समझती कि इसके अंदर किसी किस्म की एम्बिग्यूटी है या इस तरह के किसी पार्टी के अंदरूनी मामलात के अंदर हम दखल देंगे। ये हमारा मतलब आई डोंट थिंक सो कि हमारा मसला है और ना ही हमारा मसला कभी होगा। ठीक है। जो भी रिप्रेजेंट करेगा पीएमएलएन जो लीड कर रहा है आपको लगता है कि वो उससे बात करनी चाहिए क्योंकि वो बंदा लीड कर रहा है और ज्यादा मसले या ज्यादा डिस्कशन या ज्यादा अच्छे तरीके से बात उसी शख्सियत से हो सकती है? ये तो देखिए हर पार्टी डिसाइड करती है। हाँ। हम डिसाइड करते हैं कि हमारी क़यादत जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे, वो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के। हमारे यहाँ इस पे कोई दो राय नहीं है। पीएमएलएन के अंदर क्योंकि पहले जो है शहबाज शरीफ साहब जेर हिरासत थे, तो मरियम बीबी साहब जो है वो कर रही थी क़यादत, तो मरियम बीबी से बात हो रही थी। अब अगर मरियम बीबी ने वो नहीं कर रही और शहबाज शरीफ कर रहे हैं तो उनसे बात होगी। हम वी विल नॉट पिक एंड चूज। ठीक है। हमारा ये मैं नहीं समझती, ये ना ही हमारा इस्तेकाक है, ना ही हमारे इसमें अमल दखल है, ना ही हमारा इसमें अमल दखल होना चाहिए। Whoever would represent the party will talk to the leadership. ठीक है। अच्छा सर साहब, लास्ट में कमेंट जरा मैं आपका लेना चाहूंगी। रुहेल असगर साहब ने एक बात की थी पंजाब के कल्चर को लेके, आप मुत्तफिक हैं जिन्होंने बात की थी कि गाली देना तो पंजाब के कल्चर का हिस्सा है? नहीं, आई वुड नॉट से। देखिए हमारा कल्चर, हमारे एहसास बहुत खूबसूरत है और गाली देना कभी भी कल्चर नहीं है, ना ही किसी तहजीब याफ्ता माशरे के अंदर गाली गलौज जो है वो कल्चर का हिस्सा होता है। मैं समझती हूँ कि मैं तो इसीलिए जो है मेरा जो लॉ पास हुआ था सिविक डेमोक्रेटिक एजुकेशन, वो एक अच्छे माशरे की तामीर के लिए था कि हमें पता चले कि माशरे में हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं और हमें उनको किस तरीके से निभाना है, आइन हमें क्या राइट्स देता है और हम पर क्या ऑब्लिगेशंस है, हमें इसका इल्म होना चाहिए। इसको हमारी जो है वो तालीम का बुनियादी हिस्सा बनना चाहिए और इसकी हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एजुकेट करना चाहिए माशरे को। वो लॉ पास हुआ है और बहुत दफा जो है मैं याद दहानी करा चुकी हूँ वजीर तालीम को कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें, लेकिन वो इस सोच के कि क्योंकि दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑपोजिशन मेंबर एंड इट हैज बिकम एन एक्ट ऑफ द कंट्री, लेकिन आप उस पर इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं करेंगे। ये तो हालात है इनके। देखिए हमारे लिए ऐवान जिसके अंदर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो बैठे, वो ऐवान जिसमें शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा बैठी, वो ऐवान जिसके अंदर आइन को बहाल करने में और आइन के बनाने में पीपल्स पार्टी का किरदार है, हमारे दिल में इस ऐवान की बहुत तौकीर है। बिल्कुल सर साहिबा, यही चीज तो जहन में आती है कि वो जगह जहाँ कानून साजी होनी चाहिए वहाँ कानून की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जाती हैं, फिर सवालात उठते हैं और फिर इनके जवाबात भी देने पड़ते हैं। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रही थी। जिस तरह से बात हो रही है कि तहरीक अदम एतमाद की, तो सर साहिबा कहती है कि और भी ऑप्शंस हैं, लेट्स सी कि अब क्या अपोजिशन फैसला करती है। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब बात करेंगे पहाड़ों की बेटी की। K2 पर सब्ज हिलाली परचम लहराने के लिए तैयार हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली कोहपेमा समीना बेग ने K2 सर करने की मुहिम का आगाज़ कर दिया। अगर समीना बेग के K2 8,611 मीटर बुलंद पहाड़ी सर कर लेती हैं तो वो ये कारनामा सर अंजाम देने वाली ना सिर्फ पहली मुस्लिम खातून होंगी बल्कि वो पहली पाकिस्तानी खातून भी होंगी। गिलगित बल्दिस्तान में पैदा होने वाली 30 साला समीना ने 7 साल पहले 2013 में महज 21 बरस की उम्र में दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट सर की थी, जो 8,849 मीटर बुलंद है। वो माउंट एवरेस्ट सर करने वाली भी पहली मुसलमान और पहली पाकिस्तानी खातून बनी थी। ये एजाज़ उनके सर पर है। K2 की मुहिम पर बात करने के लिए हमें स्कर्दू से ज्वाइन किया है कोहपेमा प्राउड ऑफ पाकिस्तान समीना बेग ने। समीना, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। मुझे बताएं कि K2 की मुहिम का बाकायदा आगाज़ कब से होगा और कितने कोहपेमा जा रहे हैं आपके साथ? We are in Skado right now and इंशाल्लाह कल से हमारा जो एक्सपीडिशन है K2 ड्रीम एक्सपीडिशन 2021 इंशाल्लाह कल से स्टार्ट होगा। हम K2 बेस कैंप की तरफ रवाना होंगे और इस एक्सपीडिशन में मेरे साथ 5 हाई एल्टीट्यूड गाइड्स हैं और इंक्लूडिंग मी वी आर 6 टीम मेंबर्स। तो
इंशाल्लाह कल से हमारा जर्नी स्टार्ट होगा। ज़बरदस्त। अच्छा समीना, मुझे बताएं कि मोहम्मद अली सतपारा हमारे हीरो हैं, वो उनके साथ पेश आए अफसोसनाक वाक़े के बाद यकीनन एक आम आदमी होता है ना, जहन में कोई ना कोई बात चल रही होती है, तो आपके जहन में कोई बात तो नहीं, या किसी भी किस्म का कोई खौफ तो नहीं? देखिए, अली सतपारा भाई के इंसिडेंट जो हुआ था K2 पे, उसका हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। यू नो, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग क्लाइंबर्स in Pakistan, and also genuinely he was a great human being. उनके जाने का obviously हमें बहुत अफसोस है as a mountaineer. लेकिन जैसे दूसरे स्पोर्ट्स में होती है हार जीत, इसी तरह से इस स्पोर्ट्स में इट्स अबाउट डेथ एंड लाइफ, तो ये इट्स पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन हैविंग सेड दैट, सेफ्टी इज ऑलवेज फर्स्ट। हम लोग जब भी एक्सपीडिशंस में निकलते हैं, हम इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि सेफ्टी इज फर्स्ट ऑफ एवरी माउंटेनियर, चाहे वो हमारे गाइड्स हो हमारे साथ, या फिर हमारे जो जितने भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं, हमारे टीम मेंबर्स होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सेफ्टी को हम फर्स्ट रखते हैं। तो खौफ तो नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज अगर खौफ होता दिल में तो हम इस मिशन पे नहीं निकलते। तो वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड, वी आर फिजिकली प्रिपेयर्ड। जो भी चैलेंजेस होगा इंशाल्लाह हम उसको फेस करेंगे और उसको ओवरकम करेंगे, और यही हिम्मत, यही हौसला चाहिए होता है। अच्छा समीना, जून जुलाई में K2 पर मौसम कैसा होता है? कोपेमाओं को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? वेल देखिए, पहाड़ों पे नॉर्मली वेदर इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। जून जुलाई में नॉर्मली मौसम सही होता है कंपेरेटिवली विंटर्स के निस्बत, बट इट इज ऑलवेज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। -30 -50 तक टेम्परेचर गिर जाती है व्हेन देयर इज कोल्ड, तो इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। और चैलेंजेस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, और फिर ये कि जब आप हायर कैंप्स में जाते हो तो वहाँ पे यू डोंट हैव प्रॉपर फूड, स्लीपलेस नाइट्स, कोल्ड नाइट्स। तो इट्स वेरी चैलेंजिंग। और कभी कभार व्हेन देयर इज बैड वेदर, आप कैंप में स्टक होते हो फॉर डेज। So it's very challenging sport, I would say, and these are the challenges mountaineers face on the mountain. ठीक। अच्छा समीना, आप कई पहाड़ी चोटियां सर कर चुकी हैं माशाल्लाह। सबसे मुश्किल मुहिम अब तक आपके लिए कौन सी थी? अगर कुछ यादें आप हमारे साथ शेयर कर सकें। Well देखिए, I have climbed Everest, उसके बाद 7 summits। हर पहाड़ की अपने एक challenges होती है। So for me every mountain is very special, but जो सबसे ज़्यादा मुश्किल रहा मेरे लिए, that was Mount Denali in Alaska। उसका ये था कि there was no human support, सब कुछ खुद करने पड़ते थे। 30 to 35 kg से लोड कैरी किए मैंने, और फिर अपना कैंप सेट करना। वेदर जो कि सबसे बड़ा फैक्टर होता है एक्सपीडिशंस के दौरान, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा। वेदर वाज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। देन वी स्टक एट कैंप फॉर विद 3 days ऑफ फूड। सो एंड फैमिली के साथ हम लोग कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट थे फॉर 20 days। तो दीज वर द चैलेंजेस, बट जो सबसे मुश्किल होगा ऑब्वियसली दैट्स गोना बी K2, बिकॉज 2015 में अटेम्प्ट किया था, बट आई हैड टू कॉल ऑफ माई एक्सपीडिशन बिकॉज आई गॉट इंजर्ड ऑन द माउंटेन। So for me, I think K2 is the most challenging mountain. सही। अच्छा समीना, आप यकीनन नौजवान लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है। हमारी वो बच्चियाँ, वो हमारी बहनें जो कि आपको देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हैं, आपको देख के उन्हें हिम्मत, हौसला मिलता है, उनके लिए क्या पैगाम है आपके पास? My message for the girls would be nothing is impossible in life.
nothing is impossible in life. The only thing is you need to believe in yourself and you need to work hard to achieve your dreams. Yeah. ठीक समीना, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। और जनाब, जब ऐसा असासा हो हमारे पास जिसको हम कहें कि हमारा फ़ख्र है, तो जनाब ऐसे असासों को संभाल के रखना और मज़ीद ऐसे असासे अगर इस फील्ड में आ जाए तो क्या ही बात है। आगे बढ़ते हैं, ज़रा शहर क़ायद की बात करते हैं। जब मैं कराची की बात करती हूँ ना, तो शायद जो आवाम सुन रही होती है ना सुबह सुबह, मुझे वो कहती है कि अब महक बात करने लगी कि बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगी, महंगाई होगी है। एक अच्छी खबर, मेरे नज़दीक की अच्छी खबर है कि कराची में कुछ शहरियों ने अंग्रेज़ दौर की इमारतों को उनकी असल शक्ल में बहाली का काम शुरू कर दिया है। पत्थरों से बनी इमारतों को असल शक्ल में बहाल करना इंतहाई मुश्किल और बहुत ज़्यादा वक्त लगता है इन चीज़ों में, और इंतहाई महंगा भी होता है। माहिर संग तराशों के हाथों से इमारत की बहाली की कहानी शयान सलीम हमें सुनवाएंगे। छेनी पर पड़ने वाली हथौड़े की हर ज़र्ब पत्थरों की सादा सिलों को फनपारे में बदल रही है। अब्दुल मुनाफ का खानदान कई नस्लों से पत्थर की सिलों के सीने चीरकर नक्श उभारने के इस फन से वाबस्ता है। मकली को देख लो, मिस्र को देख लो, दुनिया में कई ऐसी जगह है, इटली को देख लो आप, तो वो तो सदियों से आ रहा है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। हम हमारे बाप दादा परदादा सब ये देखते आ रहे हैं ना, और ये काम सदियों से हो रहा है। अब ये वो दौर दोबारा आ गया कि लोग इसको पसंद करने लग गए। जो करने वाले हैं वो नस्ली हैं, कम है। ये काम सीखने में भी, कारीगर बनने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, वो करवाने वाले ज़्यादा है। इन दिनों कराची में 9 आबादियाती दौर की इमारतों को असल शक्ल में बहाल करने का काम किया जा रहा है, जिसने आबिद अली के खानदान के हुनर की कदर एक बार फिर बढ़ा दी है। ये बहुत बड़ा आर्ट है दुनिया में, हम सीख रहे हैं, अभी तक सीख रहे हैं, उनसे सीख रहे जो 200 साल पहले चले गए लोग, वो हमारे लिए ये हिस्सा छोड़ के गए। ये पत्थर आता है ठट्ठे से, गडाब से, दाबेजी से, थाना बुला खान से, जो ये येलो स्टोन है। एक ज़माना था ये पत्थर हमारे को आराम से मिलता था, आजकल हमको बुकिंग करानी पड़ती है। ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, साहिर लुधियानवी ने तो ऐसे फनपारों को शहनशाह की दौलत का इजहार करार दिया था, मगर अब्दुल मुनाफ ने पीले पत्थरों को संगी जाफरियों मेहराबों में ढालने का ये काम फरंगी दौर की इस इमारत को असल शक्ल में वापस लाने के लिए किया है। ये मार्केट वालों ने खुद ही ये बिल्डिंग पूरी रिपेयर करने के लिए मुझे खुद ही बुलाया। प्राइवेट लोग ये मार्केट वाले सारे, उन्होंने कहा हमारा शौक है कि इतनी पुरानी इमारत बनी हुई है, हमें इस इमारत को उस ज़माने की शक्ल के अंदर हमको ये इमारत बनानी है। सबों ने अपने पैसे लगा के, और यहाँ का जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने खुद पैसे लगा के, उन्होंने कहा इस पर जितना खर्च है आप लगाओ। 150 हाल के करीब वाकई ये सदी पुरानी इमारत इतनी खस्ता हाल हो चुकी थी, लोग इसके करीब से गुजरने से भी डरने लगे थे, मगर संग तराशों की मेहनत ने इस इमारत को फिर अपने अहद के मुताबिक पुरशिको बना दिया है। हमने काम शुरू किया तो ये बिल्डिंग काफ़ी जगह से डैमेज भी थी, क्रैक भी थी। इसके ऊपर हमने ये जितने आपको सामने पीछे कॉलम नज़र आ रहे हैं, ये कॉलमेंट जितने बने हुए हैं एंटीक कॉलम, ये सारे गल चुके थे, ये सारे कॉलम हमने नए बनाए इसको। और ऊपर की आपको 3rd फ्लोर की गैलरी आपको नज़र आ रही होगी स्टोन में, पत्थर में, ये गैलरी अभी सारी गल चुकी थी, इसको हमने रिपेयर भी की। इस गैलरी को हमने नई बनाई है, हेरिटेज की तरह पूरी पत्थर की, इसको नई बना के। और ऊपर आप जितना इसमें कार्विन का काम देख रहे हैं, जो माहिर काम किया हुआ था उस ज़माने में अंग्रेज़ों के दौर में, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को हमने पूरा उसी मुताबिक उस काम को पूरा उतार दिया।
इस इमारत की चुनाई में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों से लेकर मखरूती सुतूनों और मेहराबों तक हर चीज मेमारों के अपने काम से मोहब्बत का इजहार कर रही है। और रात में तो इसका नजारा दिल फरेब होता है, क्योंकि जर्द पत्थरों पर लाइटिंग इस इमारत की दिलकशी को मजीद बढ़ा देती है। कराची का शानदार माजी इन इमारतों के दम से है। ये कराची के शान और शौकत की गवाही देती मालूम होती है। कराची से प्यार करने वाले कुछ शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत इस इमारत को पुराने तर्ज पर बहाल करके ये पैगाम दिया है कि कदीम विरसे की हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी तो है, मगर कुछ हमारी भी है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। तो जनाब, कराची के बाद अब जरा लाहौर का रुख करते हैं, जहां पार्किंग माफिया बेलगाम हो गया है। गाड़ी खड़ी करने के 100 से 150 रुपए लिए जा रहे हैं। क्यों? क्या कानून नाफिज करने वालों ने आंखें बंद कर ली हैं या फिर उनकी आशीर्वाद ही नहीं हासिल है? दानियल उमर अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। शॉपिंग करने जाना हो या कोई कानूनी काम पड़ जाए, लाहौर में पार्किंग करना अब एक डरावना ख्वाब बन गया है। शहर में कितने गैर कानूनी पार्किंग पॉइंट्स कायम हैं, आगे जानते हैं। लाहौर में पार्किंग माफिया ने पंजे गाड़ लिए। लाहौर पार्किंग कंपनी की नाअहली के 241 सरकारी पार्किंग साइट्स में से सिर्फ 180 बाकी रह गई हैं। शहर का हाल तो ये है कि खाली प्लॉट पर बोर्ड लगाएं और करोड़पति बन जाएं। मोबाइल और कंप्यूटर्स की बड़ी मार्केट हफीज सेंटर पहुंचे तो गाड़ी खड़ी करने पर 150 रुपए की टिकट थमा दी गई। भैया 150 रुपए फिक्स है, घंटों वाला साहब ने जितनी देर मर्जी ठलो। अच्छा, तो ये कितने पैसे इसके? सरकार के तो 30 रुपए हैं। सरकार के 30 हैं, लेकिन इसका रेंट ज्यादा प्लॉट का। ईवान अदल के सामने तो सड़क पर ही पार्किंग स्टैंड कायम है। सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक ट्रैफिक जैम रहना मामूल है। पार्किंग माफिया धड़ल्ले से सड़क के बीच गाड़ियां लगवाता है। आम को इसलिए परेशान है, पीछे बहुत ज्यादा रश है, इसकी वजह से ही रोड पे गाड़ी पार्क की हुई है सब ने, जिसकी जहाँ जी चाहता है गाड़ी पार्क कर देते हैं। मसला हल करे पार्किंग का। बजट में आपने जो मंसूबे रखे हैं उसमें पार्किंग का मंसूबा भी होना चाहिए। माल रोड, हाल रोड, टाउनशिप, शादमान और अनारकली के गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड मोटरसाइकिल के 20 और गाड़ी के 50 रुपए चार्ज करते हैं। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक इंतजामिया ने पार्किंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। पार्किंग जो है वो एक म्यूनिसिपल सर्विस है और ये म्यूनिसिपल सर्विस ही इस फैसिलिटी को रेगुलेट कर सकती है। या तो वो ये खुद प्रोवाइड करेगी या उसको रेगुलेट करेगी कि लेट से किसी को इजाज़त देगी, किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे उसने ये सर्विस प्रोवाइड करनी है। आप अपनी ज़ाती जगह के ऊपर भी ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये बाकायदा नोटिफाइड म्यूनिसिपल फंक्शन है जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने परफॉर्म करना है। लाहौर पार्किंग कंपनी को इस सूरत हाल पर करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जिला इंतजामिया ने मोटरसाइकिल पार्किंग के 10, गाड़ी के 30 रुपए मुकर्रर किए हुए हैं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। तो जनाब, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। ज़रा तरक्की तब्दीली की बात करेंगे। कोयटा में बलोचिस्तान का पहला ख़वातीन पुलिस स्टेशन कायम कर दिया गया है। थाने में ना सिर्फ कोयटा बल्कि बलोचिस्तान भर की ख़वातीन की शिकायत और मसाइल का दोस्ताना माहौल में अजाला भी किया जा सकेगा। तफसीलात नूरुल आरफीन की रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको, फिर इस पर बात करते हैं। ख़वातीन और बच्चों के मसाइल के हल और उन्हें इंसाफ फराहम करने के लिए कोयटा में पहला वुमेन पुलिस स्टेशन कायम कर दिया गया। थाने में ख़वातीन SHO समेत 19 तालीम याफ्ता ख़वातीन एहलकार तैनात की गई हैं। लेडी SHO ज़रगुना तरीन कहती हैं बलोचिस्तान में अक्सर ख़वातीन थाने जाने से इज्तनाब करती हैं, लेकिन वुमेन पुलिस स्टेशन के क़याम से अब वो ख़वातीन भी आसानी के साथ अपनी शिकायत लेकर आ सकती हैं। हमारा यहाँ का माहौल है, ट्रेडिशनल माहौल है, यहाँ पे कल्चरल माहौल है, तो कोशिश यही होगी कि यहाँ पे अंडर वन रूफ और एक ही प्रेमिसेस में हर चीज़, हर सहूलत, हर सेफ्टी इनको यहाँ पे मुहैया की जाएगी। पुलिस स्टेशन में घरेलू नाचाकी और दूसरे तनाज़ात के अलावा ख़वातीन को ड्राइविंग लाइसेंस और करैक्टर सर्टिफिकेट समेत दीगर सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। किसी ख़वातीन ने आना है, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन अपनी करवानी है या करैक्टर सर्टिफिकेट बनानी है
अब्रॉड जाने के लिए वो करेक्टर सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग ऑनलाइन डिजिटल इशू करते हैं। लेडी पुलिस अफसर के मुताबिक बलूचिस्तान के पहले वुमेन पुलिस स्टेशन के कायम होने के बाद खवातीन का पुलिस पर एतमाद बढ़ेगा। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ नूर आरफीन, सामा, कोयटा। इस समय दीगर मामलात पर बात करने के लिए अब हमें ज्वाइन कर लिया है तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब ने। लियाकत साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का बेहतरीन कदम की बात जो हम कर रहे हैं, यकीनन इससे मैं स्टार्ट करूंगी। बलूचिस्तान का पहला स्मार्ट और ख़वातीन का पुलिस स्टेशन कायम कर दिया गया है। इस तब्दीली से आप क्या समझते हैं कि शिकायत जो होती थी उनका अजाला क्या बेहतर माहौल में, जैसे कि हम रिपोर्ट में भी दिखा रहे थे, और क्या जो हल है इन शिकायत के अजाले के हल में कितनी मदद मिल सकती है? जी, औरत जो है मदद करेगी एक दूसरी औरत का। औरत की सरपरस्ती में औरत को इंसाफ व सहूलियात की फराहमी के लिए बलूचिस्तान का पहला पुलिस स्टेशन कायम कर दिया गया है। और यहाँ पे हम चूंकि बलूचिस्तान की सोसाइटी में औरत को इज्जत तो देते हैं, लेकिन कभी औरत को ताकत नहीं देने की कोशिश की गई। अब हम औरत को ताकत दे रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं। हमारा कल्चर सोसाइटी में औरत जो है घर में घरेलू उसको डोमेस्टिक वायलेंस का सामना रहता है, बच्चों को इस तरह के इश्यूज का सामना रहता है, लेकिन ये सारा दर्द वो अपने सीने में दबाए घुट के मर तो जाती है, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा जगह उसे नहीं मिलता जहां पे जाके वो कंप्लेन करे। बहुत ज्यादा कंप्लेन करेगा तो अपने पेरेंट्स के साथ या फिर इवन अपने ससुराल ही में, लेकिन प्रॉपर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म उसको मैसर नहीं थी। अब वो प्लेटफॉर्म उन्होंने मैसर कर दिया है। यहाँ पे न सिर्फ औरत के जो कंप्लेन है वायलेंस के हवाले से, हैरेसमेंट के हवाले से, किसी भी हवाले से, वो खुद आके एक औरत के ऑफिस में वो अपने वो जो दर्द दिल है वो बयान करेगी और उसको इंसाफ मिलेगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर इसी प्रेमिसेस में अलग स्टैब्लिश किया गया है। वुमेन रिपोर्टिंग सेंटर भी स्टैब्लिश किया गया है। सिस्टम डिजिटलाइज है। जो SHO है वो एक खातून है। दीगर और लियाकत साहब, ये शायद इस लिहाज से बड़ा अच्छा है क्योंकि हम देखते थे कि खवातीन वो चाहे बलूचिस्तान के, पाकिस्तान के किसी भी शहर से वो ताल्लुक़ रखती हों, थानों में जाना, थानों से रुजू करना, उसमें उनको बहुत खौफ आता था या एक इज्जत वाला अनासर भी आ जाता। लेकिन अब जब ये होगा कि अच्छा थाने में खातून है जिससे जाके बात करनी है, तो थोड़ी सी रिलैक्स भी हो जाएंगी क्योंकि उन्हें पता है कि खातून से बात करने में माहौल भी अच्छा है और वो प्रॉपर तरीके से उसे बता भी सकती हैं अपना मसला। और ये पाकिस्तान में एस्टैब्लिश्ड एक जुडिशियल सिस्टम हमारा मौजूद है। फैमिली कोर्ट्स के जो जज साहिबान हैं वो खवातीन ही हैं, और खवातीन के जो फैमिली कोर्ट के मसाइल है वो इसीलिए खातून जज अपॉइंट किया गया कि खातून अपना जो मतबा नजर है, नुक्ता नजर है, वो दूसरे खातून को अपने करीब समझते हुए, भले कोई खातून हो वो उसको जानती है या नहीं जानती, बट एज अ फीमेल वो आसानी के साथ उनके साथ कन्वर्सेशन कर सकती है, उसके साथ गुफ्तगू कर सकती है। तो ये इसी वजह से फैमिली कोर्ट्स में खवातीन जजेस को अपॉइंट किया गया। तो यही मॉडल जो है पूरे पाकिस्तान में हमें आगे ले जाके जाना चाहिए, और खवातीन का ये राइट बनता है कि जहां पर वो कंफर्टेबल फील करें वो अपना नुक्ता नजर बयान करें। मर्द पुलिस तो दूर की बात, कोई गैर मर्द तो बहुत दूर की बात, हमारे खवातीन अपने घर के जो मर्द हैं, अपने भाइयों के साथ भी अपना जो पेन है, जो मुश्किल है, वो बयान नहीं कर सकती ना वो, क्योंकि शुरू से ही हमारे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि शुरू से ही हमारे मुआशरे में ना, हमारे कल्चर में औरत को कह दिया जाता है कि अच्छा बाप और भाई हैं तो ज़रा इज्जत वाला अनासर दरमियान में, और वही एक चीज़ बचपन से जवानी तक वो फिर जहन में रहती है। अच्छा, साथ साथ एक लास्ट में मैं ये भी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी लियाकत साहब, आज बजट भी पेश किया जा रहा है, तो आवाम को क्या कोई खुशखबरी या बहुत सारी खुशखबरियाँ मिलने का इम्कान है? बिल्कुल खुशखबरियां हैं। खुशखबरियों का सिलसिला पिछले 2 बजट से जो जारी है उसको मैक्सिमाइज किया जा रहा है। बजट में हेल्थ, एजुकेशन, नए रोजगार के मौके, खवातीन के लिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फंड, मिनॉरिटी के लिए सिक्योरिटी फंड, अवामी इंडोमेंट फंड, 1.8 मिलियन फैमिलीज बलूचिस्तान के तमाम लोगों के लिए हेल्थ कार्ड, 1 मिलियन तक इंश्योरेंस जो है उसकी जो हेल्थ के अखराजात हैं हम कवर करेंगे। जो लोअर इनकम तबका है उनके लिए अपना घर स्कीम, और
हमारे जो नौजवान बेरोजगार हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर द बिजनेस पर्पसेस ये उनको फराम किया जाएगा। नए स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, नए रिक्रूटमेंट्स मजीद होंगे। बॉर्डर मार्केट्स पे 3 पे फेडरल गवर्नमेंट ने एलोकेशन की है, कुछ हम बनाएंगे, नए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे बनेंगे। हम इस बजट में बलूचिस्तान को जन्नत नहीं बनाने जा रहे हैं। कोई प्लाटो अफलातून का जो एक तसव्वुराती स्टेट है, यूटोपिया, वो तो हम नहीं बना रहे हैं, लेकिन दस्तयाब वसाइल में बलूचिस्तान को जो बजट देने जा रहे हैं, पूरे बलूचिस्तान की तारीख में, मैं दोहराता हूं, बलूचिस्तान की तारीख में ऐसा बजट कभी नहीं आया। पिछले बजट से इसका जो ओवरऑल साइज है वो भी ज्यादा है, और जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं उनके तनख्वाहों में, उनके अलाउंसेस में भी इजाफा किया जा रहा है। और खवातीन के लिए ही अगेन वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल इस्टेब्लिश कर दिया गया है, मजीद कर रहे हैं। डिजिटल लाइब्रेरीज इस्टेब्लिश होंगे। नई यूनिवर्सिटी का वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने कल इंदिया दिया है नसीराबाद में, उसके ऐलान के इम्कानात हैं। खवातीन के जो कॉलेजेस हैं, तमाम कॉलेजेस उनमें बसेस फराम करेंगे। और लियाकत साहब, ये बड़ी अच्छी बात है जो आपने कहा ना कि जो महदूद वसाइल हैं उसमें हम काम करें। महदूद वसाइल में ही काम जब हुकूमत कर लेती है तभी तारीफ के काबिल बनती है। शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे कि आज जो हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान का बजट जब पेश किया जा रहा है तो जितने अवाम के लिए रखा गया है, जितना कुछ उम्मीद है कि अवाम को वो सब कुछ मिलेगा। आई थिंक अब शायद वॉक्स बॉक्स चलाएंगे हम कहाँ के, सिंध के हवाले से। ये कहा जा रहा है जी कि 9वीं 10वीं और 11वीं और शायद 12वीं की जमात के जो तालिब इल्म हैं, अगर वो फेल हो जाते हैं उन मज़ामीन में जो कि सेलेक्टिव मज़ामीन है, जो कि थोड़े से थे, तो ये होगा कि उन्हें पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे। बच्चे कितना खुश हैं जनाब, खुश तो होंगे ही, क्या कहते हैं वो ज़रा आपको दिखा देते हैं। अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। बुरी बात उनके लिए जिन्होंने पूरे साल मेहनत करी है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस तरह एक बच्चा मेहनत कर रहा है उसके मुकाबले में, तो उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। एज ए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ तक है, तो गवर्नमेंट ने सही फैसला लिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तैयारी का उस हिसाब से हार्ड वर्क करने का मौका नहीं मिला जैसे उन्हें करना चाहिए। बिल्कुल गलत डिसीजन है और बहुत ही बुरा डिसीजन है, क्योंकि इससे जो बच्चे नहीं पढ़ रहे और फेल हो रहे हैं, सही है, उनको बेनिफिट मिल रहा है और वो लोग प्रमोट हो रहे हैं। तो बकरीद के बाद ले लेते पेपर तो अच्छा था, अब ये फैसला तो अच्छा ही है हमारे लिए। जैसे हमने जो तैयारी करी है, फिर हमारी तैयारी का क्या फ़ायदा। जाहिर सी बात है, अच्छा फैसला है सर, बहुत अच्छा फैसला है। और क्योंकि हमारी तैयारी भी इतनी नहीं थी, फिजिकल क्लासेस नहीं हो रही थी। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फैसला है और ये फैसला गवर्नमेंट ने शायद हमारे लिए लिया है, क्योंकि पढ़ाई इस बार सही से हो नहीं पाई है। हमारे हक में बहुत अच्छा फैसला है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए अच्छा फैसला, जिन्होंने पढ़ लिया बेचारे रो रहे हैं। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। इंतहाई अफसोसनाक खबर आपके सामने रखूंगी। न्यू कराची में घर के बाहर क्रिकेट खेलने से मना करने पर मुबैना तशद्दुद करके स्कूल टीचर की जान ले ली गई। पुलिस ने एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। तफ्तीश का अमल जारी है। शाहनवाज अली कादरी हम इस मामले पर रिपोर्ट करेंगे। इन लड़कों को लेकर आए और इनका बहुत प्रेशर करें ताकि इन्हें पता चले किसी का घर उजाड़ता है तो ये सुना। छोटी बहन थी जो इसने हमारी बहन का घर उजाड़ा है। एक्शन ले ले पहले, कोई बड़ा काम हो कि किसी और बच्चे का ऐसे ना। ये वालिद हैं न्यू कराची सेक्टर 5D के 32 साला रेहान के, जिनके जवां साला बेटे को गली के ओबाश नौजवानों ने सिर्फ घर के सामने क्रिकेट खेलने से मना करने पर कत्ल कर दिया। घर बिल्कुल गेट सामने है, ये लड़के खेल रहे हैं बिल्कुल गेट सामने। लाइट जाती है तो वो ज़ाहिर गेट खोल के लेडीज बैठ जाती हैं, आ जाती हैं, गुजर भी होता है लेडीज का। तो ये शरीफ लोगों का तो वतेरा नहीं होता ना कि इस तरह से गलियों कुचों में आके बैठे। उसके बाद भी चाय में वहाँ कोने पे बैठ जाते थे पूरा मजमा लगा के। वालिद के मुताबिक खवातीन घर के बाहर बैठी थीं। रेहान के मना करने पर झगड़ा हुआ तो ओबाश लड़कों ने घर में घुसकर बल्लों से मारा। दरवाजे भी लाते मारी, बाहर निकालो इसको, बाहर लाओ। बैट वैट जो थे उनके हाथ में या जो भी थी उससे उन्होंने मारा। कहाँ कि उसकी चोट लगी है, किसने मारा है, क्यों क्या हुआ, तो कह रहा हमने मारा है, बोलो क्या जो करना है कर। रेहान ने सिर्फ हमें 3 लड़कों का नाम बताया था, अली, हमजा और आसिम। ये अली, हमजा और आसिम ये तीनों गली में, पिछली गली में रहते हैं।
पीछे गली में ही रहते हैं जी। दोस्तों का कहना है कि रेहान बहुत शरीफ लड़का था और 5 लड़कों की हरकतों की वजह से झगड़ा हुआ। क्रिकेट खेलना एक मसला नहीं है, मसला ये आप अगर किसी की भी फैमिली को छेड़ोगे ना तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मकतूल रेहान 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। पुलिस के मुताबिक एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है, बाकियों की तलाश जारी है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। एक और मामला आपके सामने में रखूंगी। गुजरांवाला से मामला है जहां पर शौहर ने बीवी पर बेईमाना तशद्दुद किया। जालिम शख्स बालों से पकड़कर घसीटता रहा, जूते भी मारे। समा ने तशद्दुद की खबर चलाई तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 दिन बाद मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतासिरा खातून का इस वाक़े पर क्या कहना है, इस वक्त नुमाइंदा समा मोहसिन खालिद उनके साथ मौजूद हैं। मजीद उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। थाना कैंट के इलाका डीसी कॉलोनी में शोहर की जानिब से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनने वाली माहम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कब से उनको इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। जी आप बताइएगा, कब से आपको आपके हस्बैंड जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाते थे? शुरू से, पहले दिन से वो मेरे साथ यही सलूक करते आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या आप दोनों के दरमियान ऐसी क्या नाचाकी थी जिसकी वजह से वो आपको इतनी बेदर्दी से मारते पीटते थे? कोई भी उन्हें ज़रा सी बात पे घर में या उनकी अगर किसी से कोई बहस, दूसरों के साथ कोई मामला, अपनी फैमिली से कोई इशू, कुछ भी होता। अच्छा, आप ये तो जिस तरह से वो खातून बता रही हैं, सुना नहीं, दिल बंद हो जाता है जब हम इस तरह के वाक़यात देखते हैं। ये जुल्म की इंतहा है, ये अदम बर्दाश्त है। ये रवैया हमारे मुआशरे में कब तक रहेगा? ये सब हो क्या रहा है? अदम बर्दाश्त का ये रवैया इतना परवान चढ़ता जा रहा है कि हम नहीं देखते हमारी माँ है, बहन है, बेटी है या उस्ताद है, हम सिर्फ तशद्दुद पर उतर जाते हैं। घर हो या बाहर हो, पुरतशद्दुद वाक़यात आए रोज़ रिपोर्ट होते हैं। क्या बढ़ते वाक़यात, मसाइल और कम वसाइल इस जहनी तनाव की बड़ी वजह समझा जाता है? इस तरह के संगीन इक़दाम उठाने वाले अफराद किन जहनी मसाइल से गुजरते हैं, किन जहनी मसाइल का वो शिकार होते हैं? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सितारा इम्तियाज़ मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इमरान यूसुफ ने। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। हम देखते हैं कि घर में शौहर कभी बीवी पर तशद्दुद करता है, कभी बाप बेटी पर तशद्दुद करता है। अगर बाहर थोड़ा सा निकल जाएं तो ना ये देखा जाता है कि कोई बुजुर्ग है, ना ये देखा जाता है कि कोई उस्ताद है। सिर्फ छोटे से मामले पर या तो गोली चल जाती है या फिर मार भी दिया जाता है, जान ले ली जाती है। ये अदम बर्दाश्त का रवैया जो हमारे मुआशरे में इस वक्त राइज है, और इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि छोटा है वो ना बड़े की इज्जत करता है, बड़ा है ना वो बुजुर्ग की इज्जत करता है। इस तमाम सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? आपने जो मिसालें दी है बहन, ऐसा ही है। मैं सिर्फ चाहूँगा कि इन मिसालों में उन खवातीन माओं को ज़रूर ऐड कर लें जो जब अपनी बेबसी का इजहार नहीं कर पाती हैं तो अपने ही मासूम बच्चों को बेदर्दी से पीटती हैं, और उसके बाद जब उनका ये गुस्सा थम जाता है उसके बाद उनको गले लगा के रोती भी हैं। वो भी इतना ही बड़ा तशद्दुद है कि वो मासूम बच्चे को ये नहीं पता होता कि ये माँ मुझे क्यों पीट रही है, और माँ को भी ये नहीं पता होता कि मैं आखिर अपना गुस्सा उतारने के लिए, अपनी उलझने निपटाने के लिए इसको मैं क्यों पीट रही हूँ। बेटा, आपने किचन के अंदर कुकर, प्रेशर कुकर देखा है? कभी प्रेशर कुकर देखा है कि प्रेशर कुकर पे जब कोई चीज बन रही होती है उसके ऊपर लिड और सीटी लगी होती है, देखा है ना आपने? जी जी। अच्छा, आपने जब देखा है कि जब ये बॉईल होने वाली होती है, चीज तैयार हो रही होती है, तो वो सीटी जो हिलनी शुरू हो जाती है, राइट? जी जी। आप वो देख रहे होते हैं कि वो आप अपने काम में लगी हुई हैं और वो सीटी जो है वो हिल रही है, हिल रही है, हिल रही है। तो वो सीटी बस बेताबी से इंतजार कर रही होती है कि कोई भाग के जाए और आप वो सीटी हटाएं और वो सारा स्टीम एक साथ निकल जाए। ऐसा ही है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब ये सीटी लॉक हो जाती है तो फिर प्रेशर कुकर फटते हुए भी देखे होंगे आप। इस वक्त जिस माशरे के अंदर हम रह रहे हैं, जो हमारा बैरूनी दबाव है और जो हमारा अंदरूनी वबाल है, बेबसी, नाकामी, नाउमीदी, बेचैनी, हम सब इसी कुकर की एग्जाम्पल है जिसकी मैंने आपको एग्जाम्पल दी है। हम सब इस वक्त चलते फिरते, उठते बैठते, ये प्रेशर कुकर है जिसकी सीटी कंटिन्यूसली हिल रही है, और इसको सिर्फ अगर सीटी हटाने की देर है, और आप ये देखें कि ये गैस कैसे निकलती है, और जब सीटी नहीं हट रही है तो फिर ये फट रही है, और जब फट रही है तो ऐसा ही हो रहा है जैसा आप ये बता रहे हैं कि जिसका जहाँ दिल चाह रहा है वो वहाँ पर अपना इख्तियार कर रहा है, अपने जज्बात का गैर माकूल जो है वो इजहार कर रहा है, और नुकसान पहुंचा भी रहा है और नुकसान कर भी रहा है, क्योंकि खुदकुशियों की इतनी बड़ी तादाद जो इवन
अभी मैं आपको बताऊं, बच्चों को कह दिए कि जनाब हमारे पास ज़ाहिर मेंटल हेल्थ सेंटर के केसेस आते हैं। ये अभी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जनाब इस दफा इम्तिहान होंगे, और इम्तिहान होंगे तो इसका मतलब ये है कि अब आपको वो जो फ्री के अंदर 2 साल से आपको प्रमोट किया जा रहा है वो नहीं होगा। 8 बच्चों जो खुदकुशियां की है जनाब इस मामले पर, सिर्फ इसलिए कि मेरा इम्तिहान होगा। आप अंदाजा करें कि हमारी तरबियत क्या हो रही है, हमें क्या बताया जा रहा है, क्योंकि मैं अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने पढ़ा ही नहीं है। मुझे तो 2 साल से ये पता था कि मैं बगैर कुछ किए पास हो जाऊंगा और प्रमोट हो जाऊंगा। अचानक आप मुझे कह रहे हैं कि मैं इम्तिहान लूंगा, वो भी अगले महीने जुलाई के अंदर, और जून तो आ चुका है। तो इसका मतलब है कि 100% मैं फेल हो जाऊंगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। और वो जो एक तवक्कात है जो घर के अंदर माँ बाप बैठे हुए, और फिर माँ बाप का भी प्रेशर उस बच्चे पर, रिश्तेदारों का भी प्रेशर उस बच्चे पर, घर के बड़े बहन भाइयों का प्रेशर भी डॉक्टर साहब उस बच्चे पर। लेकिन डॉक्टर साहब इस तमाम मामले में हम फिर कसूरवार किसको देखें, क्योंकि तादाद तो बहुत ज्यादा है, बच्चे हो जाए, खवातीन हो जाए, मर्द हजरात हो जाए, हर कोई किसी ना किसी ज़हनी दबाव से गुजर रहा है, ज़हनी तनाव से गुजर रहा है, और यही कोशिश करता है कि मैं अपना गुस्सा सामने वाले पे निकाल दूं। कसूरवार कौन है? देखिए, एक तो वो मादी बुनियादी वसाइल मेरी और आपकी तसल्ली से तो बेटा पूरे नहीं होंगे ना। किसी के घर में अगर चूल्हा नहीं चल रहा और मैं उसको अच्छी अच्छी बातें करता रहूंगा, खाली पेट, तो आपको पता है अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कफर की तरफ जो है वो ले जाता है, कुफर की तरफ ले जाता है, फकर कुफर की तरफ ले जाता है। अल्लाह से इनकार कर देता है बंदा जब खाली पेट होता है। आपको मालूम है कि जो है वो शरीयत के अंदर हराम हलाल कर दिया जाता है जब जान बचाने की बात आ जाती है। तो जिस माहौल के अंदर हम गुजर रहे हैं, जिस माशी दौर से हम गुजर रहे हैं, इसके अंदर एक बहुत बड़ा तबका तो वाकई ऐसा है। और मैं गरीब तबके की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अमीर तबका जिसका कारोबार वाइप आउट हो गया, वो दुकानदार जिसका लॉकडाउन से दुकानें जो है वो बंद हो गई, वो लोग जो बेचारे काम नहीं कर सकते थे, वो क्या करें। वो घर में जाते हैं तो उसको पर इतना प्रेशर है घर वालों का कि घर का खर्चा कैसे पूरा होगा। बीवी की तरफ वो देखता है, बीवी की समझ में नहीं आ रहा माँ की कैसे पूरा होगा, फीसें कहाँ से जो है वो देंगे। तो ये जो इतना बड़ा साइकिल है उसके अंदर लोग देख रहे होते हैं कि क्या यहाँ पे कोई रहनुमा है, क्या यहाँ पे कोई रोल मॉडल है, क्या यहाँ पे कोई सब्र पे तलकीन करने वाला है, क्या कोई यहाँ पे सब्र तवक्कुल शुक्र का कोई बंदा है जिसके साथ बैठ के थोड़ी सी तसल्ली कर ले। यहाँ तो आप देख रहे हैं जो तूफान बदतमीजी असेंबली से शुरू हुआ हुआ है और रोडों तक, और हर जगह नजर आ रहा है। मैं कौन रोल मॉडल है जिसको मैं कहूँ कि देखेंगे वो भी तो सब्र कर रहा है ना, देखें वो बच्चा भी तो सब्र कर रहा है ना, उस माँ को भी देखो वो भी तो गुजारा कर रही है ना, उस बाप को देखें वो भी तो जद्दोजहद करके तलकीन कर रहा है ना। ये हो कहाँ रहा है? कहीं भी नहीं हो रहा। हर आदमी ये कह रहा है कि छीन लो, झपट लो, नहीं समझ में आ रहा तो गालियां दो, अगर इख्तियार रखते हो तो जूते चलाओ, हाथापाई करो। अब जब ये आपका कल्चर बन जाए, जब आपका ये माहौल बन जाए, घर में भी यही हो रहा हो, स्ट्रीट में भी यही हो रहा हो, बाजार में भी यही हो रहा हो, असेंबली में भी यही हो रहा हो, तो फिर ये कौन किसको समझाएगा? डॉक्टर साहब, कौन ये किसको जो है वो समझाएगा? जाहिर सी बात है, यानी कोई भी मिसाल बनने को तैयार नहीं है, तो फिर हम अपनी आने वाली नस्लों को या मौजूदा जो हमारे बच्चे हैं हम उन्हें क्या सबक दे रहे हैं, हम उन्हें किस राह पे लेके जा रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान होता है कि एग्जाम्स लेंगे, उसके बाद 8 बच्चे जो कि आप बता रहे हैं जिन्होंने खुदकुशी की है, ये कोई छोटी तादाद थोड़ी है, 8 घरों के 8 बच्चे, फिर उन 8 माओं का दुख। मुझे ये बताएं कि हम ज़्यादातर अपने माशरे में अब बच्चों के साथ साथ ख़वातीन को तशद्दुद होता हुआ देखते हैं, और ज़्यादातर होता ये है कि मर्द ही कर रहे होते हैं तशद्दुद। ये जो उम्र है बच्चों की और ख़वातीन की, ये वो नाजुक सी उम्र है जिसमें शायद हमें इन्हें समझना चाहिए। तो किसी ना किसी हद तक आपकी नज़र में क्या कोई जिम्मेदारी मर्द पे आयद होती है, क्योंकि वो घर का सरबरा है, वो घर के माहौल को ठंडा रख सकता है, वो बेगम को समझा सकता है ठंडे तरीके से? क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए? देखिए, जब अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर जिम्मेदारी दी है तो मैं समझता हूँ कि 100% जिम्मेदारी उसकी है। उसका काम ये है कि वो ये डिसिप्लिन कैसे मेंटेन कराएगा, उसका काम ये है कि ये कैसे हम आहंगी करेगा। आप देखिए, घर एक इदारा होता है, इदारे का एक सरबराह होता है, और जब कुछ भी हो जाए सारा ब्लेम किसको लेना पड़ेगा? उस इदारे के सरबराह को लेना पड़ेगा या सरबराह ही छोड़ेगा? ऐसे ही होगा ना। आपको पता है कि अब तो मुझे बड़ी हंसी की बात है कि ऑब्वियसली जॉब्स की बड़ी रोटेशन हो रही है कोविड के बाद। तो एक बंदे को बहुत अच्छी ऑफर आई, उसको कहा कि हम आपको सीईओ बना रहे हैं। तो उसने मुझे कहा कि सर मैं अपनी जॉब के अंदर बहुत खुश हूँ, मुझे आप सीईओ बनने के लिए, बड़ी अच्छी कंपनी थी, बड़ी ल्यूक्रेटिव जॉब थी। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम्हारी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ बनने वालों। कहने लगा, इमरान भाई सबसे पहले फारिग भी सीईओ ही होता है, इसलिए मुझे नहीं बनना है सीईओ।
तो आप ये कह रहे हैं ना कि अब आपको जब सरकार ने जिम्मेदारी ली है, अब आप जब उस सीट पे बैठे हैं, जब आप इस मसनद पे आए हैं, तो फिर आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं बाहर जाके ये नहीं कह सकता यार मैं क्या करूं, मेरी बीवी नहीं सुनती, यार मैं क्या करूं, बच्चे नहीं सुनते, यार मैं क्या करूं, नौकर नहीं सुनते, तो फिर मैं बेकार किस्म का लीडर हूं ना। तो या तो मैं लीडरशिप से जो है वो इस्तीफा दूं, या मैं वहां से हटूं, और वो भी आपको पता है यहाँ पे इस्तीफा देने का कोई कल्चर है नहीं। बिल्कुल ठीक है। इमरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो हम अदम बर्दाश्त, शायद एक करके चेन जुड़ी हुई है। अगर घर का कोई एक फर्द भी थोड़ा सा ठंडा मिजाज रखता है तो यकीन करें कहीं ना कहीं तब्दीली ज़रूर आएगी। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे अपने फ़ख्र से, अपने मुल्क के फ़ख्र से, अपने मुल्क के टैलेंट से आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। पाकिस्तान मेरा प्यारा मुल्क, ज़हीन इंसानों की सरजमीन, पाकिस्तान यंग टैलेंट का देश है, और इस जरखेज़ मिट्टी की एक ऐसी होनहार बेटी से आज मैं आपको मिलवाऊंगी जिन्होंने कराची से न्यूयॉर्क का सफ़र अपनी काबिलियत की बुनियाद पर तय किया। ये कोई छोटी बात नहीं जनाब, हम बात कर रहे हैं सानिया इरफान की, जिन्होंने पाकिस्तान में टॉप किया और फिर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की भी स्पीकर ऑफ द ईयर करार पाई। उन्होंने ना सिर्फ खुद को बेहतरीन स्टूडेंट साबित किया, बल्कि उनकी तकरीर का हर एक लफ्ज़ सुनने वालों को अपना फ़ैन बनाता गया। यही नहीं, कोरोना से मुतालिक आगाही या बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का अहम मामला हो, डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए मुआशरे में बेहतरी के लिए किरदार अदा करती रही हैं वो। उनका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और अब तक कौन कौन सी कामयाबियाँ वो समेट चुकी हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारा यंग टैलेंट, हमारा फ़ख्र हमारे साथ मौजूद है। सानिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, इतनी तारीफ़ों के लिए बहुत शुक्रिया। तारीफ़ें बनती हैं आपकी, आप हकदार हैं माशाल्लाह। इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट, इतनी काबिलियत, और जब इतनी काबिलियत हमारे बच्चों में हो तो उनको सामने लाना, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पूरी दुनिया से मुतारिफ कराना हक तो बनता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने पाकिस्तान में भी टॉप किया और अमेरिका में भी हमने देखा कि आपने अपनी काबिलियत के झंडे गाड़े। अब ऐसा कौन सा ख्वाब रह चुका है कि आपने पूरा करना है, या आगे क्या मिशन है? तो मैंने अमेरिका में मीडिया स्टडीज़ में BSc किया है, फिल्म प्रोडक्शन मेरा फोकस रहा है। तो अब मेरी कोशिश ये है कि माशरती मसाइल के बारे में मज़ीद सीखती रहूँ, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, और फिर माशरती मसाइल पे कहानियाँ बनाऊँ, फिल्म्स बनाऊँ। ज़बरदस्त। अच्छा, हमने आपकी तकरीर पहले तो मैंने सुन ली थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम इसका जो पहला हिस्सा है वो अपने नाज़रीन को सुनवाएं, फिर हम इस पर बात करते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये इसका जो एक लफ्ज़ है ना, वो दिल को छू रहा है, वो मतलब ऐसे है कि जैसे दिल से निकल रहा है और जो सामने वाला है उसके दिल में उतर रहा है। तो अगर मैं इसकी तैयारी की बात करूं तो कितनी देर में तैयारी की थी? ये मैंने एक दफ़ा लिखने के बाद कोई 10-12 दफ़ा खुद से प्रैक्टिस की थी। फिर उसके बाद एक ग्रेजुएशन स्पीकर्स की कमेटी बैठती है जिनके सामने हमें तकरीर डिलीवर करनी होती है। वो पहले रिटन स्पीच को देखते हैं, फिर आपकी स्पीच सुनते हैं, और उसके बाद कोई 10-12 मरतबा फिर से तैयारी की होगी। 10-12 मरतबा, देखिए ना, बार बार प्रैक्टिस की ना, ज़बरदस्त रिजल्ट आया। अच्छा, वैसे जब हम तकरीरें सुनते हैं या हम देखते थे तो ये होता था सैकड़ों लोग, अम्मा अब्बा भी बैठे होते थे और बड़ा सोचते थे कि अच्छा तालियां बजेंगी, बड़ी अप्रिसिएशन मिलेगी, मज़ा आएगा। लेकिन एक अकेले कमरे में करना कैसा महसूस किया आपने? सच बोलूँ तो थोड़ा सा सुकून मिला, क्योंकि मैं मल्टीपल टेक्स कर सकती थी, इस तरह का लाइव सेशन नहीं था। लेकिन एक बात ये होती है कि जब ऑडियंस आपके सामने नहीं होती तो आपको रिस्पॉन्स नहीं पता चलता। और मुझे ये फिक्र थी कि मैं जिस नीयत से लिख रही हूँ, क्या उस तरह लोग समझ पाएंगे इसे, क्योंकि ये सच है कि यूनिवर्सिटी के मामले में या सकाफ़त के मामले में बहुत सारी चीज़ें जिस पर मैं फ़ख्र करती हूँ, तो मैं उनका जिक्र करना चाहती थी, लेकिन किसी गलत चीज़ को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहती। और हमने देखा भी, आपने कुरान का भी हवाला दिया, फैज़ को भी कोट किया, मगरिब में पाकिस्तान में आपसे पूछना चाहूँगी, और पाकिस्तानियों से मुतालिक क्या तासुर पाया जाता है? पाकिस्तानियों से मुतालिक मेरा ख्याल है अभी उतनी आगाही नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वहाँ की मीडिया इंडस्ट्री डाइवर्सिटी और शमूलियत की बातें कर रही है, तो लोगों को एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान की एक मुनफरिद शनाख्त भी है। वरना अक्सर पाकिस्तान और मिडल ईस्ट को एक समझा जाता है, या पाकिस्तान और इंडिया को एक समझ लिया जाता है।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कहानियाँ मंजर आम पे आ रही हैं, तो लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तानियत एक मुनफरिद शनाख्त है और उसकी बुनियाद पे ये फ़र्ज़ नहीं करना चाहिए किसी के बारे में कि उनके पसमानदा ख्याल आते हैं या वो इंतहा पसंद होंगे। ठीक, अच्छा मेरे नज़र में पाकिस्तान का एक बड़ा मसला मैं ये समझती हूँ कि ब्रेन ड्रेन का, यानी हमारा जो टैलेंट है उसको ज़्यादा पसंद होता है कि वो बाहर जाकर काम करेंगे, वो मुल्क छोड़ के चला जाए, वो बैरून मुल्क ज़्यादा उसको लगता है कि वो अच्छे तरीके से काम कर सकता है। आपका इरादा पाकिस्तान में रहने का है या पाकिस्तान से बाहर जाकर काम करने का है? मैं अगले 1 से 3 साल चाहती हूँ कि मैं बाहर जाऊँ, वहाँ तजुर्बा हासिल करूँ, बैनुल-अक़वामी बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखूँ और फिर उनकी बुनियाद पे पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के मसाइल, पाकिस्तान की कहानियों पे काम करूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारी जो ज़्यादा आबादी है नौजवानों पर मबनी है और हम बचपन से ये सुनते आए कि जी पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है। आपकी नज़र में क्या वाकई ऐसा सच है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, और अगर वो टैलेंट है तो मुल्क के हालात जो हैं वो क्यों नहीं बदलते हैं? मेरा ख्याल है वो टैलेंट बिल्कुल है, चाहे ह्यूमन रिसोर्स बाहर भी चल जाए उसके बावजूद है, चाहे बैनुल-अक़वामी सतह पे आप मुकाबले देख लें मुख्तलिफ़ चीज़ों की या आप मुल्क के अंदर देख लें, चाहे वो ख़वातीन के हुकूक़ हों, अक़लियतों के हुकूक़ हों, बेशुमार नौजवान हैं जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं उस हवाले से। मेरा ख़्याल है कि हम अक्सर आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि कुछ निज़ाम हैं जो आज़ादी राय पे की राह में मुश्किलात खड़ी करते हैं या इन तमाम मसाइल पे गुफ्तगू करने की राह में मुश्किलें खड़ी करते हैं। अच्छा। क्योंकि हम अक्सर ये समझते हैं ना कि मुल्क पे तनकीद करना गलत है, हालांकि मेरा ख्याल है कि मुल्क पे तनकीद करना जज्बे हुब्बुल वतनी की आला तरीन मिसाल है, क्योंकि जब मसाइल की शनाख्त होगी तभी मसाइल हल हो सकते हैं और आपको ये फिर आज़ादी भी मिलती है ना कि आप अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकें। अच्छा, मुझे बताएं कि फ़िल्म मेकिंग में भी आप अपना नाम कमा रही हैं, इस वक्त किन सोशल इशूज़ पर काम कर रही हैं? नाम कमा रही हूँ ये तो नहीं पता, उम्मीद है कि नाम कमा सकूं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इस वक्त मैंने हबीब जालिब पे एक वीडियो ऐसे किया था उनकी मज़ाहमती शायरी पे, तो उसको बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ और ख़वातीन के हुकूक़ पे जो ख़वातीन सोशल मीडिया पे बात करती हैं उन पे एक वीडियो ऐसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, अगर आज यहाँ पर बैठ के आप अपने से 10 साल छोटी सानिया को कोई मशवरा देना चाहें तो क्या वो मशवरा होगा? मैं अपने आप को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या याद दिलाऊंगी और कहूँगी कि बेझिझक सवाल पूछो, क्योंकि हमें अक्सर जो तासुब और नाइंसाफ़ी सिखाई जाती है वो इसीलिए कायम रहती है क्योंकि हम सवाल नहीं उठाते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब हम बात करते हैं कि हम किसी न किसी चीज़ को कोट कर देते हैं, आपने जब तकरीर की हमने देखा कि आपने जिस तरह फैज़ का हवाला दिया, कुरान पाक का हवाला दिया, यकीनन लोगों के दिलों में ये चीज़ उतरी होगी, लेकिन जब आपने इसको अपने घर वालों के सामने रखा या अम्मा अब्बा को, किसी कज़न को सुनाया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बेस्ट है, बस कर लो। अब एक कज़न को सुनाया था, उन्होंने कहा था हाँ जी कर लो। अम्मी अब्बू को ग्रेजुएशन के दिन सुनाना था, तो वो कज़न ने क्या कहा? बिल्कुल ठीक है, उन्हें तो ठीक लगी। अच्छा सानी, मुझे ये बताएं कि आप चूँकि कराची से इतना लंबा सफ़र और इतना ज़बरदस्त तरीके से आपने तय किया, इस वक्त बहसियत पाकिस्तानी, क्योंकि हम अपने मुल्की हालात को जब देखते हैं हर एक की नज़र में कि मसला ये है या ये है या ये है, आपकी नज़र में सबसे बड़ा मसला क्या है? मेरी नज़र में सबसे बड़ा मसला ये है कि हम डिसेंट को या मसाइल पे तनकीद को, आज़ादी राय को वो अहमियत नहीं देते जो हमें देनी चाहिए और जो लाजिम है मुल्क की तरक्की के लिए। सही है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी तकरीर का हर लफ्ज़ दिल तक पहुंचता है, हम चाहते हैं कि नया दिन के प्लेटफॉर्म से आप तकरीर के ज़रिए एक पैगाम दे खूबसूरत सा। जी अच्छा, तो मुझसे ये कहा गया था कि तकरीर के हवाले से या इससे पहले जो मैंने कुछ लिखा है मैं वो पढ़ सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक छोटी सी नज़म पढ़ना चाहूँगी, मेरी उर्दू के नाम, जो मैंने अपने स्कूल के आखिरी साल में पढ़ी थी। ये शुरू होती है, मेरी फिसलती लड़खड़ाती हुई उर्दू के नाम, जो है डगमगाते तारों भरी एक आसूदा शाम। ये है मेरी गुफ्तगू की उर्दू, मेरी लिखाई की उर्दू, मेरे वजूद की गहराई तक रसाई की उर्दू। मेरी उर्दू मुझसे नाराज़ भी है और रंजीदा भी है, चुनाचे ये माफ़ीनामा भी है और कसीदा भी है। मेरी उर्दू चीखती है तुमने मुला दिया, ये सदा देती है तुमने घर को भुला दिया। इसी में हिजरत रोती है, आज़ादी हंसती है, वतन की सोंधी मिट्टी की खुशबू बसती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैं बिल्कुल चाहूँगी कि हम इसको आगे भी लेके चलें, लेकिन दरमियान में एक सवाल मेरे जहन में आ गया है कि आपको फैज़ की शायरी से कितना लगाव है? हमने देखा हवाला भी दिया गया क्योंकि आपकी तकरीर का कुछ हिस्सा फैज़ की शायरी पर मबनी था। पहले थोड़ा सा आपकी तकरीर का वो हिस्सा हम सुनवाते हैं। मैं चाहूँगी हम ये पैगाम फिर वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से आप दे रही थी। ज़बरदस्त। ये जो मैंने सुना है, मैं चाहूँगी अगर लाइव हो जाए। ओके, लेट्स गिव इट अ ट्राई। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, देखेंगे
लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। अच्छा, अब वो तकरीर जो कि आप मेरे प्लेटफॉर्म से करना चाह रही थी, वो तमाम लोगों के लिए जो कि सुन के कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल करेंगे। ओके, बिल्कुल। तो इस नज़म का नाम है मेरी उर्दू के नाम। मैं यहाँ से शुरू करूँगी। मेरी उर्दू कमज़ोर हो रही है, थोड़ी अकड़ी हुई है, शायद बहरो वज़न की क़ैद में जकड़ी हुई है। अशार की सूरत देखकर गर्म जोश हो जाती है, मगर तगाफुल सहे तो खामोश हो जाती है। जब भी अंग्रेज़ी के तर्जुमे पूछूं मैं, मेरी उर्दू से सकती है तंग गलियों तारीक कूचों में। मेरे अल्फाज दो ज़बानों में बिखरे हुए हैं, हर एक सिमत से थोड़े उखड़े हुए हैं, मगर मुझे अंग्रेज़ी में हंसना नहीं आता है और बग़ैर उर्दू के बसना नहीं आता है। फिर खोजूँगी मैं अपनी उर्दू के ज़ख़ीरों को, धूलो ज़ंग के अंबार में पोशीदा हीरों को, ताकि गूंज बन जाए मेरी ये खामोश उर्दू कि इसकी ताल पे झूमें तख़य्युलात हर सू। क्या बात है। और वो जो लोग समझते हैं ना कि ओढ़ना बिछोना सिर्फ अब अंग्रेज़ी बन चुका है, अब ऐसा नहीं है। ये जो आपने बात कही और ये जो आपने स्पीच किया है, मैं चाहूँगी कि बहुत सारे लोग इसको इस तरह से समझें कि हमारी पहचान भी उर्दू है, हमारा ओढ़ना बिछोना भी उर्दू है। अच्छा, मैं ये चाहूँगी कि हम देखते हैं कि कुछ अरसे में हमने देखा है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है सस्ती शोहरत के लिए टिकटॉक पर हमने देखा है कि बहुत सारी वीडियोज़ बनती हैं सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, शायद इस तरह के शॉर्टकट्स लिए जाते हैं। आपकी नज़र में इन नौजवानों को इस तरह के शॉर्टकट लेने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? बहुत ज़्यादा मेहनत करना ये ज़रूरी है? क्या पैगाम है आपका? मेरा ख़्याल है टिकटॉक पे भी आप मेहनत करके बहुत अहम मसाइल उजागर कर सकते हैं। मसलन जिस तरह चाइनीज़ मुसलमानों के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही थी, उस पर आपने देखा होगा टिकटॉक के ज़रिए लोगों ने आगाही पैदा की। तो मेरा ख़्याल है कि हमारी मेहनत पढ़ाई की तरफ भी हो सकती है और साथ साथ इन प्लेटफॉर्म्स को बेहतर समझने में हो सकती है कि किस तरह हम इन्हें सोशल जस्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने जो हमारे जो मसाइल हैं हम उनको उजागर कर सकते हैं या फिर दूसरे लोगों से हम सबक सीख सकते हैं, जैसे आपने चाइना की मिसाल दी है। थैंक यू सो मच सानिया, बेहद शुक्रिया। और यकीन करें कि जी मुझे आपसे मिलके हुई है ना कि हमारे मुल्क का ये टैलेंट जिस तरह से हमारे मुल्क की पहचान बना है, हमारे मुल्क का नाम रोशन करा है, अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबियाँ दें। आप हमारा फ़ख्र हैं और मज़ीद हम आपको इसी तरह से बढ़ता और आगे तरक्की करता हुआ देखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जनाब अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगी तो हम सेहत के हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक जनाब। जब बड़ी ईद आती है तो क्या होता है, बड़ी बड़ी खुशियाँ आती हैं, बड़े बड़े जानवर आते हैं। तो जनाब वक्त आ गया है कि बड़ी बड़ी रौनकें भी बहाल हो रही हैं और अब आवाज़ें लगेंगी कि भाई कितने का है या कितने का लिया है। चर्चे होंगे नखरों के, खिलाई पिलाई के। हम बात कर रहे हैं ईद कुर्बा के हवाले से जो करीब आती जा रही है और जैसे से वो करीब आती है लोगों की दिलचस्पी जो है वो बढ़ती जाती है कि दाम क्या है, कितने में सौदा किया है, क्या मांगा था, कितने में जनाब ख़रीद लिया है। आज हम आपको दिखाएंगे 50 मन का एक जानवर जिसके 1 करोड़ 10 लाख रुपए लग चुके हैं। ये नया मवेशी लेबॉर्ट्री से तस्दीक शुदा खुराक खाता है। इस समय दीगर लाखों के जो मवेशी हैं उनसे मुतालिक भी हम बात करेंगे और इस मुतालिक बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कैटल फार्म के मुंतजिम कबीर अहमद साहब ने। कबीर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये 1 करोड़ 10 लाख का जानवर क्या ख़ास है भाई इसमें? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये जानवर बहुत बड़ा है, माशाल्लाह खूबसूरत भी है। पाकिस्तान में यूनिक सा जानवर है, तो इसका जानवर पाकिस्तान में किसी के पास भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके जितनी भी तकरीबन खुराकें हैं ऑर्गेनिक खुराकें हैं, देसी खुराकें इनको खिलाते हैं। तो यूनिक टाइप का जानवर है और पाकिस्तान में इस जैसा किसी के पास मौजूद नहीं, अवेलेबल किसी के पास भी नहीं है। सही। अच्छा, आपने कहा कि खुराकें बड़ी यूनिक होती हैं, तो मुझे बताएं ये खाता क्या है, रोज़ाना किसकी खुराक है क्या? देखें रोज़ाना बुनियाद पे जो ये खुराक खा रहा होता है तो ये दूध पीता है। दूध तो इसके लिए डेली ज़रूरी है, दूध पिलाना इनको बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा। तो दूध में फिर वो मतलब बादाम मतलब उनमें मिला के पिलाते हैं, पस्ते वगैरह खिलाते हैं। तो जैसे सर्दियाँ हो गई तो उनमें अंडे मिला कि फ़िटनेस पे मतलब ज़्यादा वो फिट रहे। सही। अभी जैसे ये गर्मियाँ हैं तो इनको थोड़ा दूसरी चीज़ें मतलब पिलाई जाती हैं। अच्छा, गर्मियों की खुराक अलग है, सर्दियों की अलग है? देखे दूध जैसे पिलाया जाता है तो सर्दियों में अंडे दिए जाते हैं और गर्मियों में जैसे कि वो एक शरबत बना के दिया जाता है।
अच्छा, तो ये जो इतना नाजुक तरीके से इसको पाला जाता है, कुछ बता सकते हैं कि अब तक इसकी खुराक पर कितना खर्चा आ चुका है, या रोज़ाना जो इसको खुराक मिलती है उस पर कितना डेली का खर्चा आता है? देखें, कभी काउंट किया नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह के नाम के होते हैं, अल्लाह के नाम पे कोई काउंटेबिलिटी नहीं होती। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये एक जानवर जिससे मुतालिक हम बात करें, यकीनन इस बाड़े में, इस जगह पर मुझे लग रहा है कि और भी जानवर होंगे, मैं उनसे मुतालिक भी जानना चाहूँगी, क्योंकि एक जब नायाब मवेशी आता है तो फिर मुझे लगता है उसके पीछे एक लाइन सी लग जाती है। यहाँ पर मौजूद जो दीगर जानवर है, अगर आप उससे मुतालिक भी मुझे बता सके, क्योंकि देखने वाले ख़ुसूसन घर के मर्द और बच्चों का बड़ा इंटरेस्ट रहता है ऐसी चीज़ों में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डिफरेंट टाइप के जानवर हैं, देसी भी हैं और ब्राह्मण टाइप में भी हैं, बाहर की क्वालिटीज़ भी हैं, पांडे भी हैं, तो पाकिस्तानी नस्लें भी मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट क्वालिटीज़ मौजूद हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो माशाल्लाह से इतना खूबसूरत जानवर जिसकी भी हम बात भी कर रहे थे, और ये दीगर भैंसें जो हम अभी अपने स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, तो ये जब आते हैं लोग ख़रीदने के लिए और कहते हैं कि भाई दाम इतने बताए या इतने कर लो, तो वो उसको फिर आप किस तरह से मद्देनज़र रखते हैं कि पूरा टाइम जो इनकी खुराक पर लगा, इनको पालने पर लगा, वो सब कुछ वसूल हो रहा है तो ठीक है, बेच दिया, वरना फिर आप लोग नहीं बेचते? देखें, वो जो चीज़ बेचने वाली होती है वो तो जाहिर सी बात है बिक जाती है, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। तो एक होता है शौक़, हमारे यहाँ ज़्यादातर है शौक़। हाँ। तो हम शौक़ से ये चीज़ें पालते हैं, और लेने वाला भी शौक़ से ही लेता है। जिसको शौक़ हो लेने के लिए तो वो चीज़ ले ही जाता है, जिनको शौक़ ना हो तो वो लेने के लिए बस सिर्फ देख दुख के चले जाते हैं, तो इस तरह का तो वो फिर नहीं हो सकता। हाँ। शौक़ तो शौक़ होता है। अच्छा, वो आपने देखने दुखने की बात की, तो भाई साहब मुझे ये बताएं कि कोई अभी तक आया लोग इसके साथ सेल्फी लेने के लिए? यकीनन इसके तो चर्चे होना शुरू हो गए होंगे, हमारे प्रोग्राम में आगे और मशहूर हो गया ये तो जानवर। अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरे पाकिस्तान में पहचाना जाता है, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, इनके साथ सेल्फी भी लेते हैं, और दूसरा ये है कि देख के बड़ी खुशी महसूस करते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान का नंबर 1 जानवर देख रहे हैं, तो इस चीज़ को वो बड़ा खुशी से लेते हैं। अच्छा, तो अभी तक कोई ख़रीदने आया स्पेशली जिस जानवर की आपने मुझे खुराक बताई, जिसके हवाले से बताया कि कितना नखरीला है, इसको कोई ख़रीदने आया अभी तक? बहुत सारे लोग आए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग आए हैं, तो पैसे भी इनके लगाए हैं, 1 करोड़ 10 लाख लगा है, लेकिन हमने दिया ही नहीं है, क्योंकि हमारा खुद का अभी शौक़ है कि इनको अभी पालेंगे हम। नहीं, तो आप ईद कुर्बा पे इसको बेचेंगे नहीं? हमारा जहन है कि हम नेक्स्ट ईयर के लिए इनको पालेंगे। तो ये भाई, ये तो नेक्स्ट ईयर तक, तो ये कितने साल के हो जाएंगे, कितना ज़्यादा वज़न हो जाएगा इनका? उम्र बता सकते हैं आप मुझे इसकी? हमारे पास 5 साल से पल रहा है, तकरीबन इसकी उम्र होगी 5.5 साल 6 साल उम्र इसकी होगी। अच्छा, तो ये अब अगले साल आप कह रहे हैं कि अगले साल हम इसको बेचेंगे, या हमारा इरादा तब बनेगा, तो अगले साल तो 6.5 साल हो जाएगी उम्र, और वज़न भी मज़ीद बढ़ जाएगा? इंशाल्लाह वज़न बढ़ जाएगा। अभी हम पाकिस्तान में इसको बहुत बड़ा जानवर मतलब देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह हो सकता है आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में बहुत बड़ा जानवर नज़र आए, हो सकता है कि वो टॉप पे चला जाए। ठीक है, बेहद शुक्रिया कबीर साहब, बेहद शुक्रिया। और ये जो इतना भारी भरकम जानवर, वो कह रहे हैं जी अगले साल बेचना है, तो आप सिर्फ देखने जा सकते हैं, ख़रीदने नहीं जा सकते। आगे बढ़ते हैं, ज़रा सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। ये एक ऐसा मसला है जो कि मुझे लगता है कि मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा, कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, और इतना ज़्यादा सोचती हूँ कि पूरी मेरी रात मुझे नींद नहीं आती। लेकिन ज़्यादा सोचना सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है, क्योंकि ज़्यादा सोचने से भूख मर जाती है, वज़न आपका वैसे बढ़ता तो है, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा गिर जाता है, जिस्म पर खुराक नहीं लगती। ऐसे अफराद जो ज़्यादा सोचे बगैर नहीं रह सकते, वो अपनी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाएं, क्या ऐसा डाइट प्लान अपनाएं कि जनाब सोचना थोड़ा सा कम कर दें। इसी पर बात करने के लिए माहिर ग़िज़ाइयत जवेरिया महमूद ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं महक? से बाद हमारी मुलाकात हो रही है। बिल्कुल, लास्ट टाइम आई अटेंडेड योर वलीमा में हमारी मुलाकात हुई थी। और महक मेरी बड़ी ही प्यारी, बड़ा ही क्यूट बेबी, अज़ान और महक बड़ा ही प्यारा कपल है। और आज मुझे, मैं लाहौर से कुछ दिनों से आई हुई थी अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में, तो मैंने आपके प्रोड्यूसर को बताया कि आई एम हियर, तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली यू कैन कम। जल्दी से बस जवेरिया को बुला लाते, क्योंकि भाई हमारी आवाम रोजाना जो है इस सेगमेंट को बड़े शौक से देखते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ज़्यादा सोचना सेहत पे मनफी असरात मरतब करता है?
जी बिल्कुल, आपको पता है साइकोलॉजिकल फैक्टर और ईटिंग डिसऑर्डर, मतलब आपका जो आपकी जहनी और जहनी सलाहियत बहुत पीछे रह जाती है, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाती है तमाम उन लोगों के लिए जो कि ज़्यादा सोचते हैं और फिर उनके खाने पे ये चीज़ असरअंदाज करती है। ऐसा ही है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो लोग ज़्यादा सोचते हैं उन्हें अपने खाने में क्या ऐसा शामिल करना चाहिए, उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए? क्योंकि ज़्यादा सोचने से ना आपको आपका खाने में दिल लगता है, ना आपको नींद बेहतर तरीके से आती है, खाना सामने पड़ा रहता है, ठंडा हो जाता है, अम्मा जो है वो बातें सुनाती रहती हैं। क्या करना चाहिए? देखिए कि सबसे पहले आपकी 8 घंटे नींद ज़रूरी है, क्योंकि अब होता है जो लेटेस्ट जो वक्त जा रहा है इसमें टेक्नोलॉजिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी हैं और लोग गैजेट्स का इस्तेमाल बंद नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप गैजेट्स को साइड पे रख दीजिए। और जो देखिए सोशल मीडिया इज़ गुड फॉर अवर हेल्थ और इन्फॉर्मेशन, पर वो चीज़ जब ज़्यादा हो जाए तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। और जो इंसान बर वक्त सोता नहीं है, बर वक्त खाता नहीं है, तो उसकी सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, इवन आपका मूड स्पॉइल हो जाता है। और ज़्यादा सोचने से देखें जहाँ पे आपकी सलाहियत मुतासिर होती हैं वहीं पे आपका जो इंटरनल सिस्टम है, आपके ऑर्गन्स हैं, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, आपके ब्रेन पे, आपके दिल पे, आपका जो मतलब ये बड़े नाजुक ऑर्गन्स हैं हमारे। तो इंसान इतनी सलाहियत नहीं रखता कि वो ओवर थिंकिंग करे। और क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर किया है और ना वो उससे पहले होती है ना वो उससे बाद में होती है। तो आप दुआ ज़रूर कीजिए और अपना यकीन कामिल रखिए। और जहाँ तक देखिए ज़्यादा सोचते हुए कुछ लोग ना सडन मतलब ईटिंग डिसऑर्डर्स में चले जाते हैं, स्वीट हंगर अटैक्स, सॉल्टी अटैक्स। मैं ये पूछ रही थी कि वजन बढ़ जाता है और आप एकदम फ्रिज में जाके कोई ना कोई मीठा खा रहे हैं और कोई ना कोई आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले रहे हैं और या आप डिप्रेसिव स्टेट में हैं, तो आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो ख़राब हो रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम वजन भी बढ़ जाएगा ना, वजन बढ़ता है क्योंकि इसको स्लीप एपनिया बोलते हैं। सोते हुए भी जिनका वजन बढ़ जाता है वो कहते हैं हमारा अक्सर मतलब ड्यूरिंग नाइट पीरियड हमें फील होता है कि हमारा वेट गेन हो रहा है। और जब आप जाग रहे हैं और आपकी हेल्दी स्नैकिंग ईटिंग नहीं है, अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम रात जागते हैं और हमें नींद नहीं आती तो हम क्या करें। देखिए एक तो आपका स्पेसिफिक पर्पज़ है कि आपने कोई सुबह प्रेजेंटेशन देनी है, आप कोई कॉलेज स्कूल ऑफिस जा रहे हैं, आपका कोई स्पेसिफिक पर्पज़, आप उस पर काम करें, फिर तो यू आर अप और आप ब्लैक कॉफ़ीज़ ले रहे हैं और जागने के लिए सब करें। लेकिन ये कभी कभार अच्छा लगता है ना, डेली की रूटीन में तो ये डेली नहीं अच्छा लगता। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इंसान का अपने पे कंट्रोल, जो सेल्फ विल और सेल्फ कंट्रोल है, क्योंकि बीमारी में जो अल्लाह शिफा देता है वो भी पर्सनल विल बड़ी ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए, आपका ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला बीमारी देता है तो शिफा भी देगा। और अगर ये कोई भी ज़िंदगी है पता है अप्स एंड डाउन से भरी हुई है, बड़े मामलात आ जाते हैं, पर कभी भी किसी चीज़ को ओवर थिंक करके उसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन दुआ में है, आपकी भरपूर जो अच्छी डाइट है उसमें है, भरपूर आपकी नींद में है और अच्छे पॉजिटिव लोगों का जो साथ है ना, ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की कि आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना, अगर वो पॉजिटिव नहीं है ना तो आपका पूरा दिन और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल एलिमिनेट ऑल द नेगेटिविटीज एंड नेगेटिव पीपल, नेगेटिव सिचुएशंस फ्रॉम योर लाइफ। क्योंकि देखिए मैं बीइंग अ प्रोफेशनल पीपल और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल कंसल्टेंट, एक जिम्मेदार शहरी होते हुए भी तमाम ये जो हमें पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, पूरे लोग सुन रहे हैं, उनको इस चीज़ का पता है कि तमाम वो लोग जो बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करते, जो अपने कोलीग्स को अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि ये माशरा अप्रिसिएशन से बनता है, ये मोहब्बतों से बनता है। हमें ग्रो और फ्लोरिश करने के लिए, चाहे कोई चेयरमैन है या चाहे आपका कोई भी आपका कोलीग है या किसी भी किस्म के वो ताल्लुक़ रखता है, आप एक दूसरे को मोहब्बत करें, अपनी कैपेसिटी में अप्रिशिएट करें। क्योंकि अप्रिसिएशन से इंसान, जैसे आप ग्रीनरी को, आपको पता है सनलाइट चाहिए होती है, ग्रीनरी को हवा चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, तो इंसान एक दूसरे को मोहब्बतों से नॉरिश करते हैं। तो आप अगर एट सर्टन स्टेज लाइफ में बहुत कुछ होता है तो आप जो है स्पेसिफिकली आप लोग अपना जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तमाम उन लोगों को सराउंड रखें जो कि आपको डाउन मोमेंट्स से भी आप लेके जाएं और फ़ौरन अपना जो ग़िज़ाई पहलू है उस पर भी तवज्जो दें। ये ना करें कि डिप्रेसिव स्टेट में, आपको पता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, कुछ छोड़ देते हैं ना, वही ना, किसी का वजन बहुत ही गिर जाता है, जैसे मैं हूँ कि मैं जब बहुत सोचता हूँ मेरा वजन बहुत गिर जाता है, और कुछ लोग हैं जो वजन बहुत ज़्यादा गेन कर लेते हैं। नहीं, देखिए अल्लाह ताला लाइफ में हर किसी पे सिचुएशंस आती हैं और इसको ओवरकम करना ये एक इंसानी फितरत में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पहलू है।
और ये आपकी ना सिर्फ आपके रिश्तों को मुतासर करता है बल्कि पहले आप सेल्फ इसमें जो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ऐसा ही है। और मुझे लगता है कि अगर किसी देखिए इंसानियत का बेहतरीन और ह्यूमैनिटी, क्योंकि लाइफ इज़ प्रीशियस, हम मतलब आजकल ये देखिए कि हम कोई न्यूज़ ऐसी सुने तो हम डिप्रेसिव फेज़ में चले जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बड़ी मोहब्बतों से ह्यूमैनिटी से पैदा किया है। और जिस इंसान में एक सेंसिटिव पहलू है तो सिर्फ वही सोचेगा और वही परेशान होगा, और जो दूसरे कई ऐसे लोग हैं तो वो कभी भी नहीं होंगे। पर इन चीज़ों को अपने पे हावी नहीं करना चाहिए, सिचुएशन को हमेशा मैनेज करना चाहिए। एंड इफ़ यू आर पॉजिटिव इन अ नेगेटिव सिचुएशंस तो यू आर द विनर। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि जैसे अगर एक शख्स की रूटीन है कि वो जब सोता है सोचने से पहले 2-3 घंटे सिर्फ सोचता ही रहता है। हाँ, ये होता है ना कि अगर आप 12 बजे लेट रहे हैं सोने के लिए तो आपको 3-4 बजे नींद आ रही है क्योंकि आप सिर्फ सोचे जा रहे हैं। If you sit with the winners, if you sit with the winners, तो you are the winner, और if you sit with the losers, you are the loser। तो आपकी गैदरिंग अच्छी होनी चाहिए। मैन इज नॉन बाय कंपनी ही कीप्स। तो आपकी जो गैदरिंग है, जो आपके लोग हैं, देखिए कभी आपके साथ वाले लोग आप पे ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं कि आप अपना खाना छोड़ देते हैं, और खाना छोड़ने से आपकी रूटीन मुतासिर होती है। देखिए हम खाने की तो बात करते हैं कि पोर्शन साइज कंट्रोल करें, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, सब कुछ, पर उन लोगों का क्या जो आपके खाना मुतासर कर देते हैं, जो आपकी फैमिली डिस्ट्रक्शन में आ जाते हैं और कई ऐसी चीज़ों में आते हैं। तो आप ये देखें कि ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो सर्टन पॉइंट्स हैं कि लोगों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, अंडर एस्टिमेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक मजबूत और एक मुकम्मल आदमी और इंसान बनाया, और इसमें हम सबका फर्ज है ना कि हम दूसरे को संभालें, दूसरे को पॉजिटिविटी दिखाएं। लेकिन देखिए हमारे मुआशरे में अगर खुद कोई शख्स नेगेटिविटी का शिकार है, जो कि मुझे लगता है शायद हर कोई है, आज के टाइम पे हर कोई है, तो किस तरह से दूसरे को संभाल सकते हैं? देखिए इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर से शुरू होती है, और ये आपकी, जैसे आपको पता है महक, हम लोगों ने कितने प्रोग्राम जैसे किए कि मैं कहती हूँ कि फर्स्ट 20 इयर्स की न्यूट्रिशन नेक्स्ट 20 इयर्स पे है। आपकी अपब्रिंगिंग, आपका होम इंस्टीट्यूशन, मदर्स लैब इंस्टीट्यूशंस बहुत काउंट करता है इसमें। मैं ये नहीं कह रही कि जो बच्चे उनके अखलाक किरदार अच्छे नहीं है तो उनके पेरेंट्स ऐसे होंगे, ऐसा नहीं है, पर ये मुआशरा इंसान को बनाता है। आपके घर का माहौल बड़ा मैटर करता है, क्योंकि मदर लैब इज़ अ लैब इंस्टीट्यूशन। आपको पता है ये हम जब निकलते हैं कि कोई भी आप इंसान या बच्चा ले लें, तो जब वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है इस माशरे में, अच्छा वो इंटरनल नेगेटिविटीज़ और चाइल्डहुड बिहेवियर उसका नेगेटिव अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो वो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव शो करेगा, नेगेटिव तो नेगेटिव शो करेगा। और नेगेटिविटीज़ को बेसिकली बेस्ट मैनेजमेंट इसकी ये है कि नंबर 1, डोंट स्किप योर मील। आप डिप्रेसिव फेज आ जाते हैं, अपने मील स्किप नहीं करना, क्योंकि तमाम चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं, और फिर अपनी पर्सनल विल और मैनेजमेंट, हाउ टू मूव ऑन एंड हाउ टू कॉप अप विद द सिचुएशन। आप में इतना गट्स और ग्लोरी होनी चाहिए कि आपको सिर्फ आप उस वक्त ये याद करें कि मेरे साथ कौन है, मेरे साथ अल्लाह की ताकत मौजूद है, मेरे साथ मेरे माँ बाप है, मेरे साथ मेरी फैमिली है। अगर आपको कुछ सपोर्ट है, क्योंकि देखिए इंसान इतना डिप्रेसिव पैदा हुआ है क्योंकि हमें पता है कि हमने एक दिन चले जाना है, और हमारी ये जो लाइफ है ये दिस इज़ नॉट परमानेंट लाइफ। और हम कभी आपको पता है कुछ लोग ऐसा सोचें भी तो डिप्रेसिव फेज में चले जाते हैं, पर अगर हम ऐसा सोचने लग जाएं कि हमारा कोई भी नहीं है तो इंसान जो है वो बहुत शदीद डिप्रेशन में चला जाता है, जिस पे वो सोचना शुरू करता है, छोटी-छोटी चीज़ों पे डिप्रेशन ले लेता है। बिल्कुल। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि अल्कोहल अब्यूज़ बिल्कुल नहीं, उसमें ना जाएं, क्योंकि जो लोग उसमें जाते हैं उनको डाउन ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, और फिर वो खुद ही मतलब दे आर द मिलीनियर्स एंड द रिच पीपल एज वेल, और वो फिर बहुत सोचते हैं कि अच्छा वी मेक बिलियन ऑफ रुपीज़, क्या ये हमने औलाद के लिए बनाया, हम सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहे। तो आप ये देखिए कि इंसान जो है वो खुद एक मुकम्मल इंसान होता है, और वो अपने आप से, अपनी पॉजिटिविटी से इस दुनिया को, माशरे को कंप्लीट करता है, मोहब्बतें बिखेर के, पॉजिटिविटी स्प्रेड करके। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें सारी चीज़ें तो मैंने बात की, पर ये है कि जो खुराक का पहलू है ना, ईटिंग इज़ अ गुड थिंग। आपको पता है वैसे क्या हेल्दी खाना क्या होना चाहिए आपकी नज़र में, कि एक शख्स अगर इस चीज़ से गुजर रहा है कि वो जहनी तनाव का शिकार है, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, यकीनन ग़िज़ा तो मैटर करती है क्योंकि उसके अंदर जा रही है वो, तो वो क्या होनी चाहिए, उसकी हेल्दी डाइट क्या होगी? देखिए कोशिश करें नंबर 1 कि अपनी डाइट में, क्योंकि आजकल तो लोगों ने एंड्रॉयड फ़ोन्स और वाटर रिमाइंडर लगाए होते हैं, पर अगर आपके माइंड आपका बेस्ट, आपको पता है ह्यूमन ब्रेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, और ये मिरेकुलस थिंग है, ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है ह्यूमन ब्रेन जो है, क्योंकि एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन ब्रेन। तो आप ये आपका जो खाने पीने का अमल है, आप ये जहन में रखें कि जो आप खा रहे हैं आपकी डेली लाइफ में आप उसी तरह से रिएक्शन देंगे। जैसे हम कहते हैं ना, ये कुछ गर्म खाने हैं, इसकी गर्म तासीर है, ठंडे खाने ठंडी तासीर है। नंबर 1 पानी का इस्तेमाल करें, 10, 12, 16 ग्लास जितना पानी पी सकते हैं।
पहले पानी का करें, फिर डिटॉक्स वाटर की तरफ आए, फिर फलों की तरफ आए, सब्जियों की तरफ। पहले ना अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ मैं कहती हूँ इंसान पूरी कर ले, क्योंकि पहले जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है, जिसमें नंबर 1 आपकी पर्सनल हाइजीन। आप सुबह उठते हैं तो आप अच्छा बात लीजिए, आप फ्रेश हुए, क्योंकि आप थोड़ी सी वॉक पे चले जाएं, ग्रीनरी देखिए, वैसे ही आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। और आप जो इंसान जिसका मॉर्निंग कंप्लीट होती है उसकी लाइफ कंप्लीट होती है। लेकिन मॉर्निंग तभी कंप्लीट होगी, रात को अच्छी नींद आएगी। नहीं जी बिल्कुल, क्योंकि जो लोग रात को सो नहीं पाते उनको सुबह उनका पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है, और आप खा नहीं पाते, आप बर वक्त चीज़ें नहीं कर पाते, और आप सारा दिन जो है आप प्रॉब्लम्स में रहते हैं, मेंटली एग्जर्शन में, क्योंकि जो रात की नींद आपकी पूरी होती है तो आप दिन में मुकम्मल काम कर सकते हैं। सो फाइबर डाइट ऐड कीजिए, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दही का सुबह के वक्त ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, वो कोविड में भी बचाता है और आपकी बॉडी में इम्यून सेल्स जनरेट करता है। उसके साथ अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है, पर अगर देसी अंडा तो क्वाइट बेटर। अच्छा, सर्दी गर्मी दोनों? सर्दी गर्मी दोनों। देखिए, सिर्फ आपकी हेल्थ कंडीशन है कि आपको अगर एटीरियोस्क्लेरोसिस या हार्ट पेशेंट है, फिर आप एग वाइट ऑमलेट ले लें। नट्स का इस्तेमाल और सीड ग्रुप का इस्तेमाल ज़रूर करें। अपने दही या दलिया जो पॉरेजेस हैं उसमें ऐड कर सकते हैं आप इसको। 1 टीस्पून जो है, अगर मिक्स आप सारे नट्स भी ले लें तो आप तब एक ऐड करें। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और फैट्स हम लाखों रुपए के सप्लीमेंट से नहीं ले सकते, हम खुराक से लेते हैं। यू नो, एप्पल इज़ आयरन, विटामिन सी इन ग्रेप फ्रूट्स, विटामिन सी इन मैंगोज़, 70% 70% जो है वो आम में विटामिन सी पाया जाता है। सर्दियों में अगर हमारे पास आपको पता है ये ग्रेप फ्रूट और ऑरेंजेस थे, तो आजकल हमारे पास ये मैंगो मौजूद है। हर तरह का फल मुझे लगता है गर्मियों में तो आ जाता है। बिल्कुल, आलू बुखारा है, पीचीज है, वाटरमेलन 90% वाटर है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि किस वक्त खाना है, किस वक्त। और फूड इज़ अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। आपने मतलब आप इवन रात को जाग भी रहे हैं, कुछ भी है, तो आप सबसे पहले अपने गैजेट साइड पर रखें और आप मोस्ट पॉजिटिविटी के आप अच्छे लोगों का साथ अपने ज़हन में लाएं कि अच्छा अल्लाह ताला ने अच्छी चीज़ें सोचें, अच्छी सोचें। हाँ, पॉजिटिव अच्छी सोच अगर आपकी होगी तो नींद अच्छी आएगी। देखिए, ये एक इट्स लाइक अ टेलीपैथी, ये एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है कि जो आप सोचते हैं वैसे ही हो जाता है। हाँ, ऐसा होता है, वैसे ऐसे होता है। आप नेगेटिविटी सोचते हैं वैसे हो जाता है, अगर आप पॉजिटिविटी के थॉट्स लाते हैं तो वैसे हो जाता है, क्योंकि इट्स लाइक ऑल ओवर यू नो ख्वाहिश, अपनी जो सोच है, क्योंकि ये सोच हमें इट्स लीड्स टू द मैसिव सक्सेस एंड डिस्ट्रक्शन एज वेल। इंसान की जो सोच है उसके अमाल में ज़ाहिर होती है, और वो सोच उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर अच्छी सोच है या वो कोई मोटिव अच्छा रखता है, कोई हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, या कोई भी इंसान जिसके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। देखिए, हर इंसान एक मुख्तसर टाइम पीरियड के लिए इस दुनिया में आया है। इट्स नॉट लाइक कि हमने कोई 8 ईयर्स की लाइफ गुजारनी है यहाँ पे। मतलब 700-800 साल यहाँ पे किसी ने नहीं गुजारने। 70-80 ईयर्स इस टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी जा रही है। 80 to 85 में आप बिल्कुल एकदम जो है वो डाउनफॉल में जाना शुरू। और अगर आप किसी भी मेंटल इस तरह की कंडीशन से गुजरना तो आप जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। नहीं, बूढ़े होने के साथ साथ आपकी जो अपनी पर्सनल, देखिए इट्स ऑल अबाउट मी ना, कि लब्दा तू बाहर हूँ, कुल आलम तेरे अंदर हूँ। मतलब सुल्तान बाबू का कलाम है कि व्हाट्स यू आर फाइंडिंग आउटसाइड, एवरीथिंग इन इनसाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो योरसेल्फ कि व्हाट यू आर। अपनी कैपेबिलिटीज़ को पॉलिश करें, क्योंकि एक पत्थर को भी वो ये है कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, कि इंसान को पहले अपनी वर्थ का पता हो। और आप सेल्फ जो है, मैं वो नहीं कह रही कि सेल्फ ऑब्सेस्ड टोटली हो जाए, पर सेल्फ एप्रिसिएशन होनी चाहिए। यू शुड अप्रिशिएट योर सेल्फ कि आप जो कर रहे हैं, आप एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते या एक रिस्पॉन्सिबल कंसल्टेंट है, सिटीज़न है, तो अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारियाँ दे के आपको भेजा है, बीइंग अ गर्ल में बात करें तो बेटी, बीवी, बहू, ये तमाम चीज़ें। तो ये जो रिश्ते हैं और इन रिश्तों में जो खूबसूरती है, वो तमाम चीज़ें आपकी इज्जत पे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, और फिर पहले आपको अपने पे है तो आप वो चीज़ें दूसरों तक पहुंचाएंगे ना, कैसे, वरना जब आप खुद नेगेटिविटी का शिकार हैं। इतनी मोहब्बतों से भरी हैं कि वो अपनी मोहब्बतें अपने माँ बाप को, फिर अपने बहन भाइयों को, फिर अपने हस्बैंड के लिए, फिर बच्चों के लिए, तो वो सारी ज़िंदगी मुख्तस कर देती हैं मोहब्बतें बांटने में। पर जो नेगेटिव लोग हैं, चाहे उसमें फ़ीमेल्स हैं या मेल्स हैं, क्योंकि इस माशरे में इस टाइम नेगेटिविटी ने स्पॉइलेज इस हद तक कर दी है कि कोई किसी की खुशी देखता है तो उसको बर्दाश्त करने लग जाता है ना। और हसद मतलब वो चीज़ है कि ये आप खुद तो इससे डैमेज होते हैं और आप अगले का तो कुछ नहीं होता, पर इससे सिर्फ एक चीज़ सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, और तमाम उन लोगों के लिए कि अल्लाह ताला चुनता है अदारों का हेड भी बनाने
आने के लिए और आपको चुनता है लोगों को देने के लिए। Exactly, और ये वो तुइज़्ज़ु मन तशाउ तुज़िल्लु मन तशाउ कि जिसको चाहता है वो चुनता है। और यहाँ पे एक आयत ऐड करूँगी, अल जज़ाउल इहसान इल्ल इहसान, बेशक नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं। कोई गलत भी करता है ना तो उसके साथ अच्छा करो, वो फिर गलत करता है फिर अच्छा करो। अगर थर्ड टाइम होगा तो वो ये सोचने में मजबूर हो जाएगा कि शी और ही इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। हाँ, तो आप उसको विन करें, सिचुएशन को विन करें। और मेरे ख्याल से जीतने का भी बेहतरीन तरीका यही है। तो जनाब अपनी सोच को हमेशा मस्बत रखें ताकि आप जहनी तनाव का शिकार ना हो। अगर आप जहनी तनाव का शिकार नहीं होंगे, आपकी ज़िंदगी के आधे मसले वैसे ही हल हो जाएंगे, यानी ज़्यादा ना सोचें। मैं भी आज से कम सोचना शुरू करूँगी। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। और जनाब अब आपसे मेरी मुलाकात होगी और शेब की भी मुलाकात होगी मंडे को। तो मंडे का इंतज़ार करें, वीकेंड अच्छा सा गुजारें, प्लान करें। बेस्ट ऑफ नया दिन देखना ना भूलें। बहुत सा ख्याल रखें, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अल्लाह हाफ़िज़।